प्रशांत किशोर ने जो चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, ये उनके लिए कितना नुकसानदेह साबित होगा। प्रशांत को चुनाव लड़ना चाहिए था और जिस तरीके से थर्ड फोर्स बन के आए उस तरीके से उनका नहीं लड़ना उसको डेंट किया है। प्रशांत इस देश में बिहार का मुख्यमंत्री बनने की राजनीति नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की एक ऐसी जगह खाली है जिसको अब आने वाले दिनों में प्रशांत भर सकते। ठीक है कि राहुल गांधी की वो दाद देते हैं, लेकिन पिछले 10-12 सालों में 30-35 चुनाव हार जाना ये आसान बात नहीं है ना। लेकिन क्या ये बिहार को भी नुकसान करेगा? धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि जहां पर प्रशांत मजबूत होते हुए भी परिणाम पर असर नहीं डाल पाए। आप खुद प्रवासी हैं और बहुत लंबा टाइम आप लंदन में रहते हैं। क्या लगा आपको कि पिछले 1 साल में ऐसा कुछ तब्दीली हुई क्या वहाँ पर, जो कि लोगों को वापस बिहार छोड़ के ना आना पड़े कहीं और? प्रयास हुए। जो टोटल सीट वो ले पाएंगे वो, एक टोटल परसेंटेज ऑफ वोट जो उनकी पार्टी को मिलेगा वो, और तीसरा तो एक वोट कटवा नेता के रूप में। तीनों में से आप इसको किस रूप में देखते हैं? उनके चुनाव नहीं लड़ने के बाद के जो आप इंटरव्यूज देखते हैं तो उसमें वो जो खींच की आप बात कर रहे हैं वो दिखती है। एजेंडा लेकर आए हैं यहाँ पर। क्या एजेंडा लेकर आए? प्रशांत सवाल पूछने से एजेंडा लगता है। चूंकि वो खुद स्ट्रेटेजिस्ट हैं तो उनको परिणाम की भी बहुत सारी संभावनाएं दिख रही होंगी। आपको कभी भविष्य में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिख रहा है बिहार में? मुझे तो दिखता है, कभी भी हो सकता है। राजनीति में वोट बैंक बनाने का गुण नीतीश कुमार से सीखना चाहिए। नीतीश कुमार ने आधी आबादी जो है बिहार की उसको टारगेट किया। दलित की राजनीति बिहार में होती थी, रामविलास पासवान करते थे। अब रामविलास पासवान के उस वोट बैंक में सेध कैसे मारे? तो उन्होंने महादलित बनाया। पिछड़ा था तो अति पिछड़ा बनाया, उसमें से कुछ परसेंटेज लिए और महिलाओं के वोट। ये वोट परसेंटेज ऐसा है जो नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट है। नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने अपनी पार्टी की सेकंड लाइन नहीं खड़ी की और पार्टी में परिवारवाद भी नहीं होने दिया। और जातिवाद के समीकरण का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो हुआ कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला हुआ। मतलब मुझे नहीं लग रहा कि नीतीश कुमार एकदम सत्ता से तुरंत बाहर होने वाले हैं इस चुनाव में। आज की तारीख में बिहार में गांव-गांव में सड़क है, बिजली है, पानी है, ये चीजें तो हुई हैं। इसका तो श्रेय देना होगा। नीतीश कुमार मेरी नज़र में फेल इसलिए हैं प्रियंका कि ये बहुत बुनियादी चीज़ है। मैं शराबबंदी को बिल्कुल फेल्योर मानता हूँ। बिहार की शिक्षा व्यवस्था 90 के बाद धीरे धीरे खराब हुई और नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा खराब। राहुल के मन में कभी न कभी तो आती होगी बात ना कि हमको बिहार में कांग्रेस को रिवाइव करना है, लेकिन जो लोग वहाँ कांग्रेस के इतने सालों से लोग हैं, बड़े नेता जिन्होंने कांग्रेस को डुबोया है, जो आरजेडी के इशारों पे काम करते हैं, उन सारे लोगों ने मिल करके कृष्णा अल्लावरू को ही गलत साबित करने के सारे प्रयास किए। अकेले भी कांग्रेस लड़ती है ना, उसको 10-12 सीटें आ जाती। कांग्रेस का रिवाइवल होता, उसके वोट परसेंटेज बढ़ते तो वो चीजें बदलती। तेजस्वी आज की तारीख में बिहार में महागठबंधन की तरफ से सबसे बेहतर चेहरा है। कड़े शब्दों में कहें तो इस बार के चुनाव में भी तेजस्वी की ट्रेन छूट गई और इस गड़बड़ियों के बीच में एक और व्यक्ति का नुकसान हुआ है व्यक्तिगत तौर पर, जिसमें संभावनाएं थी, और वो व्यक्ति हैं चिराग पासवान। राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते, जिंदा रखे जाते हैं कि समय आने पर वो बोल सके। क्या वजह रही कि बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को चुना? गलती की बीजेपी, लेकिन नीतीश कुमार अगर बेटर परफॉर्म कर गए, 55, 60, 62 पे पहुंच गए तो फिर नीतीश कुमार ही बनेंगे। बिहार चुनाव की तस्वीर अब करीब करीब साफ हो चुकी है। नतीजे क्या रहेंगे उसके लिए 14 तारीख तक इंतजार करना होगा, लेकिन एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए के पास जहां नीतीश कुमार जैसा अनुभवी चेहरा है, वहीं महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया है। ये जो 2 बड़े गठबंधन हैं, बड़े अलायंसेस हैं, इसके अलावा एक तीसरी ताकत, एक तीसरी फोर्स बिहार की राजनीति में तेजी से उभर रही थी, वो हैं प्रशांत किशोर, जिनकी जन सुराज पार्टी और खुद प्रशांत किशोर पर लोगों का काफ़ी भरोसा बन रहा था। लेकिन प्रशांत किशोर ने फैसला किया है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके इस फैसले का बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव होगा? क्या लोगों की, खासकर युवाओं की जो उम्मीदें उनके साथ जुड़ी थी, उनको एक झटका लगा है? आने वाले वक्त में प्रशांत किशोर के इस फैसले का उनकी अपनी राजनीति पर कितना असर होगा? ये सारे सवाल जो हैं
ये हम सबके मन में है, तो हमने सोचा क्यों ना इन सवालों का जवाब लिया जाए आज के इस पॉडकास्ट में। और आज के हमारे पॉडकास्ट के खास मेहमान हैं अनुरंजन झा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुरंजन जी खुद बिहार की राजनीति का हिस्सा रह चुके हैं। वो बिहार और बिहार की राजनीति को बेहद पास से जानते हैं, समझते हैं, परख चुके हैं। सर, ये बताइए कि प्रशांत किशोर ने जो चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, ये उनके लिए कितना नुकसानदेह साबित होगा? बहुत अच्छा सवाल है और ये बात लोगों तक जानी चाहिए। देखिए, प्रशांत पिछले 1 साल पहले उन्होंने पार्टी बनाई, 3 साल से बिहार में घूम रहे हैं। जी। मैं हमेशा कहता हूँ कि पिछले 50 साल के राजनीतिक इतिहास में देखें तो प्रशांत एक ऐसे शख्स हैं जो 2 साल 2.5 साल तक लगातार गांव-गांव घूमने के बाद उन्होंने एक पार्टी बनाई। तो बिहार में तो ऐसा हुआ नहीं था, देश के स्तर पे भी ऐसा याद नहीं आता है। चंद्रशेखर ने यात्रा की थी बहुत लंबी, और इसके अलावा साउथ में कुछ लीडर्स ने की। अब स्थिति यह है कि प्रशांत चुनाव नहीं लड़ रहे, तो नीतीश कुमार भी नहीं लड़ रहे, वो मुख्यमंत्री हैं, तो चुनाव लड़ करके मुख्यमंत्री बनना, क्या नीतीश कुमार से तुलना इस मामले में प्रशांत की जानी चाहिए? और नहीं लड़ रहे तो क्या होगा? प्रशांत एक बात हमेशा कहते थे, पिछले 1 साल से अगर उनकी बातों को हम सुने तो कहते थे कि समय आने दीजिए, हम पूरे भारत का निडिल बिहार की तरफ घुमा देंगे। जी बिल्कुल। तो ये तो उन्होंने कर दिया। अब पूरे हिंदुस्तान में अभी बिहार के चुनाव की चर्चा, और इस चुनाव में एक फोर्स के तौर पर प्रशांत की चर्चा हो रही है। बिल्कुल। जिस तरीके की भीड़ उमड़ती है प्रशांत की सभाओं में, जिस तरीके के लोग सड़कों पर उनके लिए पागल दिखते हैं, वो एक तरफ अंडर करंट का एक साइन माना जा सकता है। लेकिन अब है कि प्रशांत ने अपना नाम वापस ले लिया, या बोला कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहाँ एक छोटी सी गलती, मिस्टेक जो भी कहिए, हालांकि स्ट्रेटेजिस्ट हैं भाई, 40 साल से कम उम्र में देश के प्रधानमंत्री, होने वाले प्रधानमंत्री को अपनी सलाह दे रहे थे। यहाँ हमको लगता है कि पूरे देश में प्रियंका कम से कम 7-8 ऐसे चीफ मिनिस्टर्स हैं जो उनके फ़ोन कॉल पे अवेलेबल रहते हैं। तो स्ट्रेटेजी के मामले में तो उनका जोड़ नहीं है। बावजूद इसके, जितना बिहार में समझता हूँ, उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि हम चुनाव लड़ेंगे, पहले भी नहीं कहना चाहिए था। वो हमेशा कहते हैं कि जब उनसे पूछा गया था कि क्या आपकी पार्टी जीत कर आएगी तो मुख्यमंत्री आप बनेंगे, तो बोलते हैं कोई ज़रूरी नहीं, मैं नहीं बन सकता हूँ। ये बात उन्होंने पहले कही थी। लेकिन बिना प्रशांत के जनसुराज का कोई भविष्य नहीं है। एग्जैक्टली। कोई पूछ नहीं है भाई, जनसुराज प्रशांत की वजह से ही है। तो प्रशांत आखिर क्यों नहीं लड़ रहे? प्रशांत कह रहे हैं कि मैं राघोपुर से चुनाव या कहीं से भी चुनाव लड़ता तो मैं उलझ जाता 4-5 दिन। ये सत्य है, लेकिन एक परसेप्शन की बात होती है। राजनीति में परसेप्शन बहुत बड़ा मैटर है, बहुत मायने रखता है। तो जब परसेप्शन ये बन रहा था कि वो डायरेक्ट फाइट कर रहे हैं, सबको चैलेंज कर रहे हैं, उस स्थिति में मेरा व्यक्तिगत मानना है कि प्रशांत को चुनाव लड़ना चाहिए था। भले वो राघोपुर से ना लड़ते, वो किसी और सीट से लड़ते, सेफ सीट देखकर लड़ते, बल्कि सत्य यह है कि वो उनको हेड ऑन करना चाहिए था। और उनको हेड ऑन कहाँ करना चाहिए था? उनको एक जगह नहीं, उनको खुद 2-3 जगह से चुनाव लड़ना चाहिए था। और वो ये करना चाहिए था कि भाई तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, मैं वहां भी लड़ूंगा, सम्राट चौधरी लड़ रहा है, मैं वहां भी लड़ूंगा, नीतीश कुमार का कोई बहुत खास आदमी लड़ रहा है, मैं वहां भी लड़ूंगा, मुकेश सहनी लड़ेगा, मुकेश सहनी नहीं लड़े, तो ये पहले से घोषणा करके एक जगह नहीं 2 जगह से भी लड़ जाते ना, तो उसका एक माहौल अलग होता असर। क्योंकि बिहार क्या है कि पॉलिटिकली बहुत अवेयर स्टेट है, तो वो हर छोटी छोटी चीज़ों पर एनालिसिस करता है। भाई सीट बांटने में, उन्होंने टिकट बांटने में कोई कोताही नहीं बरती है, पूरी सोशल इंजीनियरिंग की है। जितनी आबादी उतनी साझेदारी की बात करते हैं, उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो उसमें उन्होंने मुसलमानों को बहुत टिकट्स दिए हैं। 18% मुसलमान हैं, तो उस मामले में उनको पूरे टिकट्स बाकायदा ठीक बांटे हैं। तो ये सब काम उन्होंने ठीक किया है, अच्छे लोगों को उतारा है। देखिए 2-4 गलतियां उनकी हुई हैं, 2-4 लोग गलत हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमेशा से प्रशांत ये कहते रहे हैं कि भाई अगर मैं 90% सही हूं तो मुझे सही माना जाए।
ठीक है। भाई 10% गलतियां हो सकती हैं, और वो ये भी कहते हैं कि अगर मैंने कोई गलत उम्मीदवार चुन लिया तो आप उसको हरा दीजिए। तो आप मानते हैं कि 90% सही है? मैं मानता हूं कि 90% उम्मीदवार उन्होंने ठीक चुने हैं, 10% गलत चुने हैं ये भी दिखता है। हम जैसे लोग चूंकि क्रिटिकल हैं तो हम उनके 10% गलत को बार बार उठाते हैं और बोलते हैं कि ताकि वो आगे से, अगर वो एक अच्छी राजनीति की बात कर रहे हैं तो आगे से ये लोग नहीं आए, चाहे जिस भी वजह से उन्होंने चुना हो। तो प्रशांत की स्थिति यह है कि जो ग्राफ प्रशांत ने बढ़ाया और जिस तरीके से थर्ड फोर्स बन के आए, उस तरीके से उनका नहीं लड़ना उसको डेंट किया है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये प्रशांत को शायद बाद में एहसास हुआ होगा या परिणाम के बाद होगा कि वो एक, क्योंकि परसेप्शन बड़ी चीज़ है, मैं फिर कह रहा हूँ राजनीति में और खासतौर पे बिहार में, वो लड़ते हारते कोई फर्क नहीं पड़ता। अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में राजनीति कर रहे थे, जब वो मोदी को बार बार चैलेंज कर, मैं दिल्ली में उन्होंने शीला दीक्षित को हराया, उनकी सीट पे लड़े। जब मोदी को चैलेंज कर रहे थे बुरी तरह हारे, लेकिन बनारस जाके लड़े। तो एक लड़ने वाले को ना, मतलब ताकत के साथ दिखाने वाले को पब्लिक थोड़ा पसंद करती है, तो वहां प्रशांत थोड़े से चुके हैं, ये दिखता है जी। अब यहाँ दो सिचुएशन बनती हैं। एक तो ये बनती है कि जो चुनाव अगर वो लड़ते तो तब उनको किस तरह के फायदे हो सकते थे। दूसरा ये, जब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उसका लॉन्ग टर्म में उन्हें नुकसान ही शायद ज़्यादा दिख रहा है, जो हमें समझ में आ रहा है। लेकिन आप बताएंगे कि उन्हें लॉन्ग टर्म इसका फायदा होगा कि नुकसान? प्रियंका, मैं बताऊं, इस पूरे मामले में मैं जब बात करता हूं तो मैं बताता हूं कि जो लोग ये मानते हैं ना कि प्रशांत मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं बिहार का, वो लोग प्रशांत को कुछ नहीं समझ पाए हैं। प्रशांत इस देश में बिहार का मुख्यमंत्री बनने की राजनीति नहीं कर रहे हैं। एक ऐसी जगह खाली है इस देश में, एक ऐसे नेता की जगह खाली है जो पढ़ा लिखा हो, स्ट्रेटेजिस्ट हो, जिसने दुनिया देखी हो, दुनिया समझता हो, भारत की तरक्की में उसकी हिस्सेदारी, उसकी सोच काम कर सकती हो। भाई, कांग्रेस की एक ऐसी जगह खाली है जिसको अब आने वाले दिनों में प्रशांत भर सकते हैं। और मैं ये बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। जितना मैंने एनालिसिस किया है, जितना मैं प्रशांत को समझ पाया हूँ, जितना मैं जानता हूँ, वो बिहार का मुख्यमंत्री बनने की राजनीति तो कर नहीं रहे। और आप देखिएगा परिणाम चाहे जो हो, वो बिहार में टिकेंगे, अपनी पार्टी का विस्तार भी करेंगे आने वाले दिनों में। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं दिखता कि 2029 में, हालांकि बहुत अर्ली है, हम 25 में बैठे हैं, 4 साल ही बाकी है, अभी तो 1 ही साल हुआ है, कि 2029 में कांग्रेस को 300 सीटें आ जाएं। ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखता, अगर बीजेपी कुछ ब्लंडर्स लगातार न कर दे तो। राइट। आज की सिचुएशन में तो, आज की सिचुएशन में तो ठीक है, फाइट हो सकती है, हो सकता है 240 से घट के वो 200 पे आ जाए, मैं ये भी कह रहा हूं, लेकिन वो ये बढ़ करके 300 नहीं हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि एक भारतीय राजनीति में अगर नेशनल पॉलिटिक्स को देखें तो एक जगह खाली है। कैसे लोगों की जगह खाली है? वो जगह खाली है चंद्रशेखर वाली, वो जगह खाली है वीपी सिंह वाली, वो जगह खाली है जॉर्ज फर्नांडिस वाली, वो जगह खाली है शरद यादव वाली। मतलब वो एक पूरी जो फौज थी वो जगह है नहीं किसी के पास अभी। प्रशांत उसमें से किसी एक जगह को उनसे बेहतर भर सकते हैं। भाई, विजनरी भी हैं, मेहनत भी करते हैं, जमीन पर भी हैं, और इन सारे नेताओं को उस दौर में, चूंकि ये दूसरे किस्म की राजनीति करते थे, तो वो पैसे से उनकी राजनीति नहीं देखी जाती थी। इस दौर में पैसे की जरूरत है तो प्रशांत के पास वो सिस्टम भी है। भाई, प्रशांत ये तो कह रहे हैं कि मैं 243 करोड़ या 225 करोड़, जो भी उन्होंने कहा था कि मैं इतना कमाया, मेरी इतनी कमाई है, मैंने दिखाया। लेकिन प्रशांत को अगर 2000 करोड़ भी चाहिए तो इस देश में उनको मिल जाएगा, और व्हाइट में मिलेगा, कोई ब्लैक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका टैक्स वो भर सकते हैं, ऐसे लोग उनके पास होंगे, मैं एकदम दावे से कहता हूं। तो प्रशांत देश की राजनीति के लिए काम कर रहे हैं। तो भविष्य में इस चुनाव में उनको नुकसान हुआ है, चुनाव नहीं लड़ने का नुकसान प्रशांत को हुआ है। लेकिन अगर प्रशांत 2030 की राजनीति बिहार के लिए करना चाहते हैं, 2029 की राजनीति या 2034 की भाई उम्र है ना, भाई प्रशांत के पास अभी
वैसे 50 भी नहीं हुए, राजनीति है, चुनाव कोई एक चुनाव के लिए तो होती नहीं है, हो नहीं रही राजनीति ना, कभी भी। 50 भी नहीं हुए, तो अभी तो उनके पास 20 साल पड़ा हुआ है ना, जी बिल्कुल। जिसमें वो देश की राजनीति में अपना एक वर्चस्व जमा सकते हैं, एक विजन दे सकते हैं, और खाली होगा ना। बीजेपी के बाद भाई एक विपक्ष के तौर पर भी कांग्रेस की वो स्थिति अभी नहीं रह गई। ठीक है कि 100 सीटें हैं आज कांग्रेस के पास, लेकिन भाई लगातार प्रशांत ही कहते हैं कि ठीक है कि राहुल गांधी की वो दाद देते हैं, लेकिन पिछले 10-12 सालों में 30-35 चुनाव हार जाना, लोकसभा, विधानसभा या इस तरीके की चीज़ों को मिला करके, ये आसान बात नहीं है ना। और उसके बाद भी आप जिद कर रहे हैं कि नहीं हम अच्छी पॉलिटिक्स करेंगे, तो वहाँ प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रशांत का भविष्य तो मुझे दिखता है जी। और अगर अपने विजन से या अगर अपनी बातों से वो नहीं भटकते हैं, तो हमें लगता है कि शायद देश को एक ठीक ठाक नेता मिले। जी, तो ये तो आपने बता दिया कि प्रशांत का इस बार चुनाव नहीं लड़ना उनके लिए जो इमीडिएट नुकसान है वो नहीं करेगा उनको, उनकी पार्टी को, लेकिन क्या ये बिहार को भी नुकसान करेगा? करेगा ना। देखिए कई लोगों को लगता है कि जब हम लोग प्रशांत की बात करते हैं तो बायस हो जाते हैं, लेकिन 35 साल हो गए, 15 साल लालू जी ने राज किया, 20 साल से नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के शासन में काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ है। भाई हम भी कहते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी या नीतीश कुमार और लालू यादव में से चुनना हो तो फिर कंफ्यूजन नहीं है। उन दोनों में से चुनना हो तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब क्या है कि प्रशांत अगर एक थर्ड फोर्स की तौर पे ताकत से उभर के आते, जैसा मैं सोच रहा था, मुझे लगता था कि शायद थर्ड फोर्स इतनी ताकत से वो आएंगे कि परिणाम में कुछ असर डालेंगे। हो सकता है कि 2005 की तरह स्थिति पैदा हो और हो सकता है कि 6 महीने के बाद फिर चुनाव हो तो वो एक बहुत बड़ी ताकत से उभर के आए, जिसमें अब मुझे थोड़ा डाउट लगता है जी। चूंकि वो 240 सीट पे लड़ रहे थे सभी सीट पे, 2-3 सीट उनके लोग पीछे हट गए, कुछ कैंसिल हो गया, तो शायद 240 है या 239 है, कुछ पे लड़ रहे हैं। चूंकि वो मैक्सिमम सीट्स पे लड़ रहे हैं तो परसेंटेज तो उनको ठीक ही आएंगे, 10% से ज़्यादा ही वोट आएंगे। भाई 7 करोड़ के आसपास 7.5 करोड़ वोटर्स हैं, तो सारी सीटों पे लड़कर के 75 लाख से 1 करोड़ वोट तो उनको आ ही जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि उससे कम आएंगे। तो अब इस स्थिति में क्या होगा कि धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि जहां पर प्रशांत मजबूत होते हुए भी परिणाम पर असर नहीं डाल पाएंगे। भाई 8% 10% वोट ला करके भी सीटों में तब्दील होना उनके लिए मुश्किल होगा। कुछ सीटें ऐसी होंगी जहां पर कैंडिडेट्स बहुत अच्छे हैं, डायरेक्ट फाइट हो गई, वहां पर उनका कैंडिडेट निकल सकता है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में परिणाम बदल देंगे, लेकिन उनका अपना व्यक्तिगत सीटों के मामले में फायदा नहीं होगा। अब है कि थर्ड फोर्स बनने के बाद अगर वो बिहार में राजनीति में टिके रहे, जैसा कि वो कहते हैं, अगर टिके रह गए जो रहना चाहिए, तो हो सकता है कि 5 साल बाद कुछ बदलाव कर पाए। सर ये बताइए कि प्रशांत किशोर जो है बीजेपी, बल्कि कह सकते हैं कि एनडीए के कुछ नेताओं पर खास तौर पे हमलावर रहे। उदाहरण के लिए अगर हम सम्राट चौधरी की बात करें, जब उनके 10वीं की मार्कशीट को लेकर सवाल खड़े किए गए तो पीके ने लगातार उन पर बार बार हमला किया, लेकिन बीजेपी ने यानी उनकी पार्टी ने एक बार भी सम्राट चौधरी को सपोर्ट नहीं किया। तो क्या कह सकते हैं, क्या इसे हम बीजेपी और पीके की मिलीभगत मान सकते हैं? देखिए, मैं मजाक में बात कहता हूँ कि बीजेपी के कई नेताओं, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, इन सब लोगों पे उन्हें हमले किए। जेडीयू को भी नहीं छोड़ा, अशोक चौधरी को भी लपेटा उसमें, और स्पष्ट तौर पे कहा कि ये सब लोग करप्ट हैं, करप्शन की बात करी उन्होंने। मैं एक दिन उनकी कोर टीम से बात कर रहा था, प्रशांत की, तो कोर टीम से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि भाई प्रशांत बीजेपी या जेडीयू जो एनडीए है उसके इन सारे नेताओं पर क्यों हमलावर है, और बीजेपी पर खास तौर पे मैक्सिमम लीडर्स पे जो भी सीन में विजिबल हैं वो क्यों हमलावर हैं। 1-2 लोगों को छोड़ देते यार, भाई 2 पे हमलावर हो जाते, 2 को छोड़ देते। तो जो सामने जो व्यक्ति था, जो पार्टी में एक अच्छी पोजीशन पे था, तो वो बोला कि आपको क्या लगता है? मैंने कहा हमको तो लगता है यार कि ऐसा तो नहीं कहीं केंद्र से ही कहा गया हो कि इन पे हमला कर दो, इनको बाहर कर दो। तो हंसने लगा। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ होगा जी, लेकिन
ऐसा नहीं हुआ होगा, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। भाई बीजेपी की चुप्पी ये बताती है कि बीजेपी में कुछ ऐसे लोग जो खराब होंगे, उससे बीजेपी भी पीछा छुड़ाना चाहती होगी। छुड़ाने के तरीके उन्होंने अख्तियार कर लिए। भाई हमें कुछ नहीं कहना, दूसरे कंधे जो पे दूसरा रख के। कह रहा है उसको कहने दो। भाई चुप्पी मार दी। भाई विजय सिन्हा पर तो आरोप नहीं लगे ना। अगर आज भी प्रशांत से पूछिए कि तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार, तो बोलेंगे नीतीश कुमार, अगर ऑप्शन उनके पास दो हो तो। मैं दावे के साथ कहता हूं। देखिए क्या हम सब लोग वोटर भी तो हैं ना प्रियंका। राइट। भाई कल को आज प्रशांत राजनीति में आए हैं, इसके पहले तो किसी को वोट देते होंगे ना। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो नीतीश कुमार को ही वोट देते होंगे या एनडीए गठबंधन को ही देते होंगे, वो आरजेडी को नहीं देते होंगे अगर वो वहां के वोटर होंगे तो। एग्री। है ना। तो इसलिए क्या है कि ये एक सोच बनती है। तो बीजेपी में जो खराब लोग थे, ये तो सत्य है ना कि भाई आप एक तरफ बीजेपी कहती है कि तेजस्वी यादव नवी फेल हैं, आपका डिप्टी सीएम बता नहीं पा रहा कि डिग्री कब की है, मैट्रिक पास किया कि नहीं किया। कितने इंटरव्यू, मतलब प्रशांत के ये कहने के बाद तो हमको लगता है कि सम्राट चौधरी को बता देना चाहिए कि हाँ जी हम नहीं किए हैं, बजाय इसके कि आप बार बार जाएं टेलीविजन चैनल्स पे बैठें, पत्रकारों के सामने पहुंचें और कहें कि आप मेरा हाफिडेविट देख लीजिए। ये तो ठीक नहीं है ना। आप सीधा स्पष्ट कह दीजिए कि भाई हम नहीं, ठीक है, मैंने मजाक में कहा, लेकिन ठीक है, उच्चारण में कई लोगों के दोष होते हैं, मैं मान लिया कि चलिए उनके प्रोनाउंसिएशंस में प्रॉब्लम है। बावजूद इसके अगर वो मैट्रिक पास हैं, बता देना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। नहीं पास हैं, स्वीकार कर लो यार। भाई कभी भी तेजस्वी ने ये नहीं कहा ना कि मैं नवीं मतलब नवीं से आगे पढ़ा हूं। जब उनको कहा गया कि नवीं फेल, तो बोले कि नवीं फेल नहीं, नवीं पास हूं। तेजस्वी ने कहा, स्वीकार किया। ये उस बंदे की काबिलियत है कि वो कह रहा है कि हाँ भाई मैं मैट्रिक नहीं पास कर पाया, और क्यों नहीं कर पाया उसका जस्टिफिकेशन आप माने ना माने वो दे रहे हैं कि भाई हम क्रिकेट खेलने चले गए। आप क्या करने चले गए? नई शिक्षा पाई आपने तो क्यों नहीं पाई, ये सवाल बाद में होंगे। और नहीं पाई तो कम से कम स्वीकार कीजिए। स्वीकार तो कर लो यार। भाई ऐसा नहीं है ना कि सब लोग पढ़े ही लिखे ही हों। जी जी। आपकी समझ अच्छी हो सकती है राजनीति की, आप कहिए ना भाई। उदाहरण आपके पास बहुत सारे होंगे जिसके बारे में आप बात कर पाएंगे। भाई जमीन पे काम कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, स्कूली शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं आपके पास, स्वीकार तो करिए। यहाँ प्रॉब्लम है करप्शन के आरोप जो लगे, चाहे दिलीप जायसवाल पे लगे या संजय जायसवाल पे लगे या अशोक चौधरी पे लगे, इन लोगों को रिप्लाई करना चाहिए। संजय जायसवाल ने बहुत रिप्लाई किया और वो लास्ट तक रिप्लाई करते रहे। उस रिप्लाई का कुछ असर हुआ भी उनके फेवर में। तो अब परिस्थिति ये है कि बीजेपी में मुझे लगता है कि अंदर अंदर ये था कि इन सब नेताओं को साइड लगाओ, नई पौध आएगी आगे। जब हम ओवरऑल रिजल्ट की बात करेंगे तो वहां पर एक सीटों का नंबर, जो टोटल सीट वो ले पाएंगे वो, एक टोटल परसेंटेज ऑफ वोट जो उनकी पार्टी को मिलेगा वो, और तीसरा अगर ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी संख्या में सामने नहीं आती तो एक वोट कटवा नेता के रूप में। तीनों में से आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, जब वोट कटवा नेता की बात होती है तो कोई भी नई पार्टी आती है प्रियंका, तो वोट कटवा ही होता है। वो तो भाई किसी न किसी का वोट ही काटेगा। एग्री, लेकिन दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं। हाँ, जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं। हाँ, जीतने के लिए लोग लड़ते ही हैं। तो अब स्थिति यह है कि इस चुनाव में एक उन पे ठप्पा लगेगा, क्योंकि अगर वोट परसेंटेज 10 आ भी गया और 10 आने के बाद समीकरण उन्होंने बदल दिए कई सीटों पर, मान लीजिए 20 सीटों पर समीकरण बदल दिए, परिणाम बदल जाएंगे, क्योंकि लड़ाई उतनी सीटों की होनी है। तो भाई 20 सीटों पर अगर समीकरण उन्होंने बदल दिए, इस पक्ष में गया तो इधर की जीत, उस पक्ष में गया तो उधर की जीत, तो एक वोट कटवा की स्थिति बनेगी। और मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि 1995 में आनंद मोहन ने जो पार्टी बनाई थी, बिहार पीपल्स पार्टी, बीपीपा, उसकी भी उम्मीदवार इसी तरीके से लड़े थे। उस समय तो बिहार झारखंड एक ही था, तो उस वक्त 324 सीटें थी। 324 सीटों में से हमको लगता है कि, ठीक से मुझे याद नहीं है, लेकिन लगभग 300 सीटों पे आनंद मोहन की पार्टी लड़ गई थी। और वो 95 का चुनाव ऐसा है कि पहली बार लालू यादव को पूर्ण बहुमत की सत्ता मिली।
अब लालू यादव को पूर्ण बहुमत की सत्ता जो मिली उसमें सबसे बड़ा रोल आनंद मोहन की इसी पार्टी का था, क्योंकि इन्होंने हर सीट पर जो वोट काटे वो दूसरे को फायदा दे गए। तो अब इस बार वो किस तरीके से करेंगे या कितना असर पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि ये दोनों पार्टियों के वोट अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से काट रहे हैं। कहीं ये मुसलमानों के वोट काट रहे हैं, कहीं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की, क्योंकि ये सवाल मेरे मन में कहीं था। हाँ, कि ये जिस भी भूमिका में है, जितना परसेंट वोट भी हासिल कर पाए, नुकसान किसको ज्यादा होगा। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये चूंकि मान लो कि 240 सीट पे अभी मान लेते हैं कि मोटा मोटी लड़ रहे हैं वो, तो हर सीट पर हम एक ही तरीके से नहीं मान सकते कि एनडीए का काट रहे हैं, या हर सीट पर हम ये नहीं मान सकते कि ये वो दोनों का खेल खराब कर रहे हैं। ये दोनों का खेल खराब। किसी सीट पर वो उस पक्ष का काट रहे हैं, किसी सीट पर इस पक्ष का काट रहे हैं, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग में इन्होंने बहुत सॉलिड तरीके से कैंडिडेट्स चुने हैं अपने जो डाले हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं कुछ सीट्स का बताता हूँ। जैसे कुम्हरार एक सीट है पटना का, पटना का कुम्हरार सीट, जिस पर 55% कायस्थ हैं और 57% महिलाएं हैं। पहले वहां से कायस्थ विधायक थे बीजेपी की तरफ से, उनका टिकट काट के बीजेपी ने एक गुप्ता जी को दे दिया। हालांकि उम्मीदवारी कई कायस्थ लोगों की हो रही थी। वहां पर प्रशांत ने क्या किया कि कई लोग उम्मीदवार थे उनकी पार्टी के भी, लेकिन चूंकि प्रशांत ये तो कहते हैं कि जातिवाद से बाहर आना है, लेकिन पहले झटके में बाहर नहीं आ सकते वो, तो उन्होंने क्या किया, कायस्थ का सबसे बड़ा चेहरा एक जो हो सकता है पटना में वो है मैथमेटिशियन केसी सिन्हा, टीचर हैं। मतलब बिहार में आज कोई भी लड़का जो मैथ्स पढ़ रहा है वो बिना केसी सिन्हा की किताब के नहीं पढ़ रहा है, तो केसी सिन्हा को वहां से टिकट दे दिया। अब केसी सिन्हा जहां भी प्रचार के लिए जाते हैं लोग पांव छूने लगते हैं। अब वोट में कितना तब्दील होगा नहीं मालूम, लेकिन चूंकि अगर कायस्थवाद हो गया जी, अगर महिलाओं ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए केसी सिन्हा की तरफ मूव कर दिया तो समीकरण बदल जाएंगे। नहीं भी बदलेंगे तो केसी सिन्हा उतना डेंट तो करेंगे ही कि मौजूदा बीजेपी के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। तो वहां पर तो ये नुकसानदेह हो गया। अब उसी तरीके से कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर आरजेडी के उम्मीदवार, चूंकि वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने खड़े कर दिए। अब जो मुस्लिम कैंडिडेट उनके दिए गए हैं जनसुराज की तरफ से, और वहां अगर मुस्लिम बहुल वो इलाका है तो वहां वो मुसलमानों के वोट जनसुराज को जाएंगे, क्योंकि अगर वो देख रहा है कि ये आरजेडी का अच्छा, आरजेडी में भी क्या दिक्कत है कि आरजेडी तो जहां है वहां ठीक है, लेकिन आरजेडी ने अपने गठबंधन में अगर मुकेश सहनी को दिया है वहां प्रॉब्लम है। मुकेश सहनी पर भरोसा मुसलमानों का नहीं हो रहा, क्योंकि वो सिर्फ मल्लाह 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 करते हैं। ठीक है कि आपको एक जाति की राजनीति करनी है, लेकिन आप तो भाई जब आप डिप्टी सीएम घोषित करवा रहे हैं अपने आप को, तो आप बिहार विकास की बात करेंगे ना। आप सिर्फ एक ही परसेप्शन क्यों बना रहे हैं? और उस तरीके के परसेप्शन में क्या है कि आप लंबी राजनीति नहीं कर पाएंगे। हालांकि करने को भाई 40 साल से कर ही रहे हैं लालू यादव, लेकिन जाति की राजनीति तो हो ही रही है बिहार, हो ही रही है, लेकिन वो फिर होगा क्या ना कि धीरे धीरे ठीक है कि कर रहे हैं, लेकिन 20 साल से सत्ता में नहीं है लालू जी, बिहार की सत्ता में तो नहीं है। छटपटाहट भी है कि हम जब जाति की राजनीति इतनी शिद्दत से कर रहे हैं तो हमको वो जगह क्यों नहीं मिल रही है, छटपटाहट भी है उनको। राजनीति में वोट बैंक बनाने का गुण नीतीश कुमार से सीखना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से वोट बैंक बनाया है। तो अगर हम प्रशांत को देखें तो इस परिस्थिति में बहुत अच्छी सोशल इंजीनियरिंग प्रशांत भी कर रहे हैं, तो इसलिए नुकसान ये दोनों का करेंगे। किसी सीट पे जेडीयू का करेंगे, किसी सीट पे आरजेडी का करेंगे, किसी सीट पे बीजेपी का करेंगे, ये नुकसान सबका करेंगे। अब जहां सवर्ण वोटर्स हैं, जहां यूथ ज़्यादा है, वहां तो फिर इनको मिल ही रहा है ना फायदा। तो प्रशांत का ये कहना कि किसी का ये कहना कि प्रशांत एक पक्ष में दिखेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है जैसा कि कांग्रेस या लोग दावा करते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, तो ये बी टीम का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सब जगह होता है कि कांग्रेस वाले कहेंगे ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी वाले कहेंगे कांग्रेस की बी टीम है। लेकिन मैं ये सोचता था कि शायद कल को इन्हीं लोगों में से कोई बी टीम हो जाए, लेकिन इस चुनाव में होता हुआ नहीं दिखता। बावजूद इसके प्रशांत दोनों को डेंट करेंगे। जी, बात चूंकि आपने जाति की और ऑफ कोर्स हम लोग
कितना भी बड़े-बड़ी बातें कर लें, कितनी ही विकास की बातें कर लें, लेकिन जब ग्राउंड पे रियलिटी देखते हैं, तो सिर्फ बिहार या यूपी नहीं, आप पूरे देश में देखेंगे कि जाति के बिना चुनाव जो है वो संभव नहीं होता और बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, लेकिन आखिर में चुनाव घूम जाता है जाति की तरफ। बिहार में एक जो बड़ा मसला है वो ये है कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण हैं। आप खुद भी बिहार की राजनीति से जुड़े रहे हैं, हाँ। आप भी ब्राह्मण हैं। हाँ। थोड़ा सा अलग सवाल है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ आपको कभी भविष्य में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिख रहा है बिहार में? देखिए ये बड़ा ऐसा सवाल है जिस पर चलो बात हो ही जानी चाहिए। मुझे तो दिखता है, कभी भी हो सकता है। क्यों हो सकता है कि आपको आश्चर्य हो सकता है किसी दिन अचानक कि बिहार में संजय झा भी मुख्यमंत्री हो गए। वे जेडीयू के बड़े चेहरे हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं, केंद्र की सरकार के साथ उनका बहुत अच्छा तालमेल है। पहले बीजेपी में थे, फिर जेडीयू में गए हैं। सीट कितनी आती है जेडीयू को, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। पता चला, देखिए नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने अपनी पार्टी की सेकंड लाइन नहीं खड़ी की और पार्टी में परिवारवाद भी नहीं होने दिया। ब्यूरोक्रेसी ने, चूंकि ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं बिहार को, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, तो नीतीश कुमार मैं ये हमेशा कहता हूं प्रियंका कि नीतीश जी चाहे जितने बीमार हों, जितनी देर वो उनकी चेतना ठीक रहती है ना, उतने में बिहार की राजनीति में वो सब पे भारी हैं। तो लोगों ने कोशिश किया कि उनके बेटे को राजनीति में ले आए, हाईलाइट किया, हल्ला हंगामा किया, उनके फेवर में प्रदर्शन हुए, लोगों ने कहा नहीं निशांत कुमार ही होंगे, लेकिन टिकट नहीं मिला ना, राजनीति में उन्होंने नहीं आने दिया ना। तो वो इसलिए नहीं आने दिया कि जो दिन भर सुबह से शाम तक परिवारवाद का राग अलापता हो, वो हो सकता है कि नीतीश कुमार के नहीं रहने पे निशांत आए, और आते हैं तो कोई बुरा नहीं है। हाँ, लेकिन आप अपनी मौजूदगी में तो आप साबित कर ही रहे हैं, साबित कर रहे हैं ना कि हम नहीं होने दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने जेडीयू में दो चीजें की, एक तो परिवारवाद नहीं आने दिया, और दूसरा उन्होंने बड़ा काम किया जो कि उनकी पार्टी के लिए नुकसानदेह है, सेकंड लाइन में किसी एक नेता को बड़ा नहीं होने दिया जी। तो अब उस स्थिति में क्या है कि 2-3 लोग हैं, ललन सिंह जी हैं, संजय झा हैं, अशोक चौधरी हैं, जो लोग बड़े नेता वहां बन रहे हैं। तो केंद्र के साथ जिसकी बहुत अच्छी तालमेल होगी, हो सकता है कल को सीएम बन जाए। अब ये डिपेंड करेगा कि सीट कितनी आती है। अगर दोनों के स्ट्राइक रेट में बीजेपी से बढ़िया स्ट्राइक रेट अगर जेडीयू का हो गया तो सीएम तो जेडीयू का ही बनेगा। बिल्कुल। फिर कैसे आप रोक लेंगे? अच्छा, फिर आप कहेंगे कि नहीं नीतीश जी बीमार हैं जी, चलो कुछ दिन के लिए बना दिया, फिर हटा देंगे जी, फिर कौन बनेगा? तो जब ये स्थिति बनेगी जेडीयू की कि जेडीयू इस पोजीशन में होगी कि बार्गेन कर सके, तो हो सकता है कल को बन जाए। प्रशांत 24 में 25 में नहीं बन रहे, हो सकता है कि 30 में बन जाए। ये संभव है, ये असंभव चीज नहीं है। लेकिन ये संभव होने की जो बुनियादी शर्त है ना, वो ये है कि जितना यूथ को समझ में आएगा कि जातिवाद हमको नुकसान पहुंचा रहा है, उतना उसका फायदा होगा। जब जब यूथ को ये समझ में आएगा कि नहीं हम जातिवाद के सहारे ही चीज़ों को करेंगे, तब तक वो फायदा नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि यूथ में बहुतायत, अब चाहे किसी भी कास्ट के हों, अक्रॉस द कास्ट में कहता हूँ, बहुतायत यूथ में जातिवाद का परसेप्शन अब नहीं रह रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। राजनेता और मीडिया दोनों उसको जिंदा रखे हुआ है, राजनेता भी और मीडिया भी। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में जातिवादी समीकरण के लिए सेफोलॉजिस्ट को दोषी मानता हूँ। उन लोगों ने इतने विस्तार से बताया ना कि ये जाति की इतने सीट पे इतना असर है, ये जाति का इतना वोट बैंक है। नेता कहते हैं कि भाई जब वो बता रहा है तो उस जाति के लोगों को वोट दो, टिकट दो, फिर उस तरीके की राजनीति होने लगती। क्यों भाई? आपको विकास करना है ना। आप देखिए किसी भी जाति का कोई बेहतर आदमी काम कर रहा है, उसको ले आइए। और जातिवाद के समीकरण का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो हुआ कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला हुआ। भाई जहां पर जिस जाति का वोट बैंक है, उस जाति का एक अपराधी नेता बन गया। एग्री। चाहे वो आनंद मोहन सिंह हो या आनंद सिंह हो, सूरजभान हो, पप्पू यादव हो, राजबल्लभ यादव हो, रीतलाल यादव हो, पहले देवेंद्र दुबे रहे हो, मुन्ना शुक्ला हो, मतलब
लंबी फेहरिस्त है, किसी का नाम छूट जाएगा दूसरी पार्टियों का तो पॉडकास्ट देके कहेंगे कि उसका नाम क्यों नहीं लिया। लिस्ट बहुत लंबी है, कुछ लिस्ट याद बहुत लंबी है, नहीं भी रहेंगे तो कुछ नाम। इतनी लंबी लिस्ट में क्यों है? क्योंकि उस इलाके में उस जाति का एक समीकरण है और वहां से एक अपराधी नेता हो गया। तो बिहार की राजनीति में जातिवाद हर जगह है। बिहार की राजनीति में मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार की राजनीति में एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमको अपनी जाति का अपराधी भी अच्छा लगता है। ये एक बड़ी समस्या है। अच्छा, तो आप मानते हैं कि बिहार की राजनीतिक समस्या, मुझे लगता है यूपी में भी ऑलमोस्ट सेम ही सीन है। यूपी में भी है, यूपी में भी जहां जिस तरफ असर है वो तो है ही ना, कि भाई हमको अपराधी अच्छे लग रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमारी जाति का। तो ये नहीं होना चाहिए ना, अपराधी अपराधी है, उसको दूर रखिए। तो जातिवाद का जो अब यूथ में जिसको समझ में आ गया कि ये कास्टिज्म ठीक नहीं है, क्योंकि अपराधियों का बोलबाला है। देखिए, मैं फिर ये पॉडकास्ट जो भी पब्लिक सुन रही होगी उसको मैं कह रहा हूं, किसी भी जाति का अपराधी किसी भी पार्टी से आ रहा है ना, उसको हरा दीजिए आप। बिल्कुल। तभी तो आप एक दो चुनाव में आप उसको हराइए, इसलिए मत जिताइए कि वो आपके काम कर देता है। वो आपके काम नहीं कर रहा है। जो भी नेता आएगा वो आपके लिए ही आएगा, उसकी ड्यूटी है आपके लिए काम करना। तो आप जो ये सोचते हैं कि फला नेता है तो वो काम कर देता है, और ये भी मैं तो कहता हूं ना कि पब्लिक का दोष ज्यादा है। क्यों ज्यादा है प्रियंका? क्योंकि पब्लिक को बहुत सारे ऐसे काम कराने हैं, अपनी गलतियों के काम कराने हैं उनको। तो उनको ऐसा नेता चाहिए कि जो पुलिस को हड़का दे, उनको ऐसा नेता चाहिए कि जो उनके अवैध काम को वैध ठहरा दे। तो यहाँ गलती पब्लिक की भी है। तो पब्लिक की गलती तो है ही। पब्लिक तो जिसको चाहे उसको राजा बना दे, जिसको चाहे उसको रंग बना दे। तो उस पोजीशन में क्या है ना कि हमको लगता है कि एक बार, जैसे एक दो बार हुआ है बिहार में, लोकसभा चुनाव में एक बार बिल्कुल सफाया कर दिया, एक भी अपराधी नहीं जीता। शायद एक जीता था, कोई मुझे याद नहीं आ, लेकिन बहुत बुरी तरीके से लोग हारे। फिर उसके बाद फिर दोबारा से लोग रिवाइव कर। ये कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? कुछ मुझे लगता है शायद ये 2000 बिहार का विधानसभा 2015 रहा होगा, और हाँ 15 रहा होगा, और 14 की लोकसभा में, इस दोनों में अपराधियों का एक तरीके से 10 साल पहले एक फिर दोबारा रिवाइव कर गए। इस बार फिर हो सकता है कुछ और लोग ही जीत जाए। तो मेरा ये हमेशा से कहना है कि भाई अपराधी नहीं जीतने चाहिए। राइट। अपराधियों की फैमिली को भी दूर रखिए। भाई हम कह रहे हैं, अब देखिए आपने कहा ना कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण हैं, तो अब उस पर मैं अपने दर्शकों के लिए कह दूं, ब्राह्मणवाद का आरोप ब्राह्मणों पे लगता है, दलितों को सताने का आरोप ब्राह्मण पे लगता है। कहते हैं कि हजारों साल से हम सता रहे हैं, यही कहते हैं ना। तो जब हजारों साल से सताए जा रहे हैं, वो आरोप लग रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जिसका पिता अपराधी था उसके बेटे को हम अपराधी नहीं माने? अगर अपराधी वो नहीं भी है तो उसका असर हम नहीं माने? भाई 500 साल पहले, 400 साल पहले या 1000 साल पहले किसी राजपूत ने, किसी ब्राह्मण ने, किसी भूमिहार ने अत्याचार किया, जिसके कोई डेटा नहीं है, इतिहास में सिर्फ बातें हैं। भाई साक्ष्य तो, अब तो साक्ष्य है, चलिए हम मान लेते हैं उन बातों को, तथ्य मान लेते हैं, हम तो कहते हैं कि हुआ है। हालांकि हमने अपने जीवन में नहीं देखा है, 50 साल की उम्र मेरी भी हो गई, हमने अपने गांव में भी, हमने अपने समाज में भी जो बातें कही जाती हैं उस तरीके का अत्याचार नहीं देखा है। हो सकता है कि मैं खुशनसीब हूं कि हमारा समाज वैसा है। मैं फिर भी कहता हूं कि अभी भी स्थिति है बिहार में, अभी भी स्थिति है यूपी में, देश के अलग अलग हिस्सों में, जहां पिछड़े तबके के लोगों को सताया जाता है। अब उतने साल पहले की स्थिति के लिए आज आप उसको दोषी मान रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन का बेटा अपराधी नहीं है तो उसको टिकट मिले। आप कह रहे हैं आनंद मोहन सिंह का बेटा अपराधी नहीं है तो उसको टिकट मिले। क्यों भाई? ये तो अभी अभी की बात है। अरे 2-3 पीढ़ियां तो कम से कम सजा भोगने दो, पश्चाताप तो करने दो, सजा नहीं भोग रहे तो। पर सर यहाँ तो मुझे लगता है कि मैं भी आपसे एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि जिसकी बात आप कह रहे हैं कि वो पीढ़ियों की बात नहीं हो रही कि इनके बाप दादा ने सताया था तो इसलिए उसको अभी भी माना जा रहा है। आप खुद एग्री कर रहे हैं कि अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ हो सकता है कि हमने नहीं देखा हो, लेकिन कुछ ऐसा है। तो वहां पर चूंकि मौजूदा पीढ़ी भी इस तरह की चीजें कर रही है, इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए नहीं कि उनके पुराने मतलब उनके बाप दादों ने किया उसका नतीजा है। देखिए बहुतायत तो वही है ना प्रियंका, अभी बहुत कम संख्या है, बहुतायत वही है। तो अभी तो अगर शहाबुद्दीन ने
शहाबुद्दीन अगर सजा याफ्ता हैं, 2 वैसे नौजवानों को तेजाब से जलाकर मार डालने के, सरे बाजार सड़क पर जी उनके बेटे को किस वजह से आप राजनीति में लाना चाह रहे हैं? भाई देखिए, जो लड़का है, वैसे क्या नाम, आपका जो लॉजिक है वो मुझे मेरी राय को बदलने पर हाँ, मजबूर करेगी मजबूर कर रहे हैं कि हाँ, आप सही कह रहे हैं कि कि भाई ओसामा को हम क्यों ठीक है भाई, हम कह रहे हैं कि तुम अपराधी नहीं हो, तुम बाहर से पढ़ के आए हो, तुम अच्छे लड़के हो, तुम जरूरी है कि तुम राजनीति करोगे, क्यों हमारा नेता बनोगे तुम? आनंद मोहन का बेटा क्यों हमारा नेता बनेगा? जो आदमी एक डीएम की हत्या के लिए भीड़ को उकसाने का अपराधी है, सही बात है, एक सरकारी अधिकारी इसको आप सरेआम मॉब लिंचिंग कराने के लिए, आज ये नहीं है ना कि आरोप है, आप उसके अपराधी हैं, एग्री हैं? तो आपके बेटे को, हम नहीं कह रहे हैं कि वो गलत है, वो बहुत अच्छा व्यक्ति होगा, लेकिन उसको टिकट क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है कि वो आनंद मोहन सिंह का बेटा है, इसलिए मिल रहा है कि वो शहाबुद्दीन का बेटा है। एग्री। तो फिर तब तो कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं है ना। जी मैं कह रहा हूं कि कल को वो प्रियंका सिंह के बेटे को क्यों नहीं मिल सकता है? नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा ना। तो वो क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा कि वैसी कोई विरासत हम छोड़ के जा नहीं रहे। तो आप जो गलत चीजें हैं उसको क्यों जस्टिफाई करेंगे? तो इसलिए मेरा ये मानना है कि बिहार की जनता को सोचना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि हमारी जाति का व्यक्ति है या हमारे धर्म का व्यक्ि है तो हम उसके साथ खड़े हो जाए, नहीं। आप देखिए कौन बेहतर कर सकता है, और जब तक अच्छे लोग नहीं चुनेंगे तब तक तो फिर ऐसे ही चलेगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ करते रहो अम्बो अम्बो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, लेकिन अभी आपने कहा ना कि युवा अगर चाहेगा तो ऐसा होगा, बिल्कुल। बट अभी भी आप देखें ना, इस मौजूदा चुनाव में भी घूम फिर करके आई थिंक अगर पीके की हम बात करें, पीके ने ज़रूर विकास के मुद्दे को जो है प्रायोरिटी पे रखा, लेकिन बाकी तमाम पार्टियों में तो कहीं उस पर उस तरह से गरीबी पे वो बात नहीं है, बेरोजगारी पे वो बात नहीं है। बिहार के लिए जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, यहाँ तक कि शराबबंदी, जिसने कि काफ़ी बदलाव किया बिहार में, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें उसकी वजह सामने आई, लेकिन कहीं वो मुद्दे हैं ही नहीं। इस पर थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं वापस लौटती हूँ प्रशांत किशोर की तरफ। आखिर फिर क्या वजह रही कि एक ऐसा नेता जो वाकई एक अच्छी बड़ी ताकत के रूप में आ रहा था, लोगों का एक भरोसा था, यूथ को लग रहा था, आप खुद कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो है सभाएं होती हैं उनकी, यूथ एक भरोसा दिखा रहा था कि एक ऐसा नेता हमारे सामने आ रहा है, अचानक से उनका चुनाव नहीं लड़ने का जो फैसला है, क्या वजह रही? क्या वो तेजस्वी से डर गए? नहीं, डरे तो बिल्कुल नहीं। देखिए उनकी स्ट्रेटजी में, स्ट्रेटजिस्ट ही हैं वो, तो उनके स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं वो रहा होगा कि सूचनाएं कुछ है उनको, या तो लोगों ने समझाया होगा कि आप हार जाएंगे तो इम्पैक्ट गलत जाएगा, लेकिन मैं अगर होता तो उनको मैं ये समझाता कि आप हार भी जाओगे तो भी जीत ही है, तो भी जीत ही है, क्योंकि भाई वो तो बड़ा नेता है ना, डिप्टी सीएम रहा है, लालू यादव का पुत्र है। तो वो आदमी अगर आपको हरा भी देता है तो आपको कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, और आपको लगेगा कि चलो ठीक है आप हार गए, क्योंकि आप हारते भी तो आप उसी से हारते और मार्जिन से हारते, मतलब फाइट दे के हारते। ऐसा नहीं होता ना कि आप तीसरे नंबर पे चले जाते और आप लड़ाई में नहीं होते, ऐसा तो होता नहीं। तो इसलिए वो स्ट्रेटजिकल, एक मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटजिकली मिस्टेक है उनका, प्रशांत का, मेरी समझ में। लेकिन प्रशांत ने कुछ और सोचा होगा, या उनकी टीम ने कुछ और समझाया होगा कि भाई ये हार करके आपकी परिस्थिति बाहर आ जाएगी कि आप कितने बड़े नेता हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं अभी स्ट्रेटजी के लेवल पे, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत मैटर उस समय करती हैं। हमें लगता है, मुझे व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है कि वो गलत स्टेप था, उनको चुनाव लड़ना चाहिए था, लड़ते तो उसका असर ज़्यादा बेहतर होता। वो गलती उनसे हो चुकी है, अब उसकी भरपाई नहीं है जी। और उसका नुकसान उनको होगा। लड़ाई उनकी अगले 5 साल और कठिन हुई है। उनको स्टेप, जो जैसे आपने कहा ना कि यूथ घूम रहा था, देखिए क्या होता है जब आप बिहार में जाएंगे ना चुनाव के लिए, सपोज मान लीजिए कि आप 2 महीने पहले कैंडिडेट के तौर पे आए और 2 महीने से घूम रहे हैं, तो वहाँ पे लोग कहेंगे कि आप थोड़ा पहले आए होते। अरे वोट थोड़ी दे दिए हो तुम, वोट देना तो बाकी है ना। अगर वोट से पहले अगर आपको लग गया कि कोई नेता अच्छा आ गया तो उसको वोट दीजिए। ऐसा क्या है कि वो 2 साल पहले, अब तो इनके साथ ये भी बात नहीं है, भाई 2 साल से घूम रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल 3 साल से घूम रहे हैं कैंडिडेट्स। कई जगह इन्होंने पैराशूट
ड्रॉप किए हैं वहाँ भी इनको नुकसान होगा। भाई 4 लोग, 3 लोग, 5 लोग लगातार 2 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आपने ऊपर से कोई कैंडिडेट गिरा दिया, ऑब्वियसली वो तो हाँ। फिर उनके लिए भी गलत है, जो उनके आपके लिए साथ भी जुड़े गलत है, हुए जो हैं जो और जुड़े हुए हैं, लोगों तो के लिए भी। वहाँ भी नुकसान होगा। स्ट्रेटेजिकली कुछ मिस्टेक्स हुए हैं, इसलिए लड़ाई थोड़ी सी कठिन होगी। लेकिन हमें लगता है कि पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा बहुत मुझे चंद्रशेखर की छवि थोड़ी बहुत दिखती है प्रशांत में, कि वो शायद उस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं जो बिल्कुल लीक से अलग हटकर है। जो लोग कर रहे हैं वो हम नहीं मानने को तैयार हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। और खींच भी होती है आजकल, उनको अपने ही कुछ स्टेप से लगता होगा कि हम थोड़े गलत स्टेप्स हो गए, तो वो खींच भी आजकल प्रशांत को का चेहरे पे बिल्कुल, दिखता ये है। जो आप खींच की बात कर रहे हैं, जब आप कुछ पुराने वीडियोस या इंटरव्यूज आप देखते हैं प्रशांत किशोर के, तो आप देखते हैं कि कॉन्फिडेंस, इनफैक्ट कहीं कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी दिखता था उनकी बातचीत में, उनके वीडियोस, उनके उसमें, और कई बार थोड़ी सी झलक एरोगेंस भी दिखती थी। लेकिन अब जब आप उनके चुनाव नहीं लड़ने के बाद के जो आप इंटरव्यूज देखते हैं, तो उसमें वो जो खींच की आप बात कर रहे हैं वो दिखती है। हाँ, तो उसमें क्या है प्रियंका की खींच दिखती है उनकी, जी। और चूंकि वो खुद स्ट्रेटेजिस्ट हैं तो उनको परिणाम की भी बहुत सारी संभावनाएं दिख रही होंगी, उनको भी अपनी रिपोर्ट्स इंटरनल आ रही होगी। पर डेटा के मामले में तो उस आदमी से बड़ा डेटा किसी के पास नहीं है। एग्री। देश का, बिहार का तो छोड़ दीजिए, गांव-गांव में हर जगह कौन कितने वोटर है, किस जाति का है, कौन सी उम्र का है, क्या है, भाई कहाँ इतने पर सारे मतलब प्रधानमंत्री से लेकर के और मुख्यमंत्री तक बनाने में बनाने उनकी में भूमिका रही है, तो वो डेटा के डेटा मामले तो में उनके तो वो पास बहुत है। स्ट्रांग आदमी है। तो उनको अभी रिपोर्ट्स तो आ रही होगी कि क्या होने वाला है, तो उसकी भी एक, अच्छा एक स्टेप गलत हो जाता है ना, तो फिर आप उसको रेक्टिफाई तुरंत नहीं कर पाते, क्योंकि अब संभावना नहीं है। तो उस पोजीशन में उनको थोड़ी बहुत खींच हो रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि प्रशांत अगर सुन रहे हो ये पॉडकास्ट, तो इस खींच को इग्नोर करना चाहिए, खींच से हटिए। और दूसरा, प्रशांत को पिछले कुछ दिनों में प्रशांत ने मीडिया बैशिंग बहुत की है। जो भी मीडिया के लोग जा रहे हैं इंटरव्यू लेने, बात करने, उस पर भी प्रशांत की खींच दिखती है। उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए कि मीडिया एक का जो रोल है, हमने देखा है इस देश में कि मीडिया ने इस देश में अरविंद केजरीवाल को बनाया, मीडिया ने इस देश में नरेंद्र मोदी को बनाने में भूमिका निभाई, बड़ी भूमिका। ठीक है कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के तौर पे इतने सालों, 1 दशक से थे वहाँ पर गुजरात में, बावजूद इसके भाई मीडिया ने एक परसेप्शन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। तो वो परसेप्शन बनाने की भूमिका के दौरान आप अगर मीडिया में हर किसी को एक ही डंडे से हाँकना शुरू करेंगे तो वो नुकसान आपको करेगा, और जब वो नुकसान करेगा तो आपकी ये खींच बढ़ती जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि प्रशांत को ऐसा क्यों लगा, क्योंकि प्रशांत अभी की पोजीशन में सबसे बेहतर मीडिया को समझते हैं। तो आपको मालूम है कि हाँ, प्रशांत ने, मैंने सुना कहीं कह रहे थे कि भाई मुझे अगर कोई एजेंडा के थ्रू आएगा, तो हर किसी का एजेंडा है। आपका पॉलिटिकल एजेंडा है, उसका अपना अलग एजेंडा है। आप उस एजेंडे में आप सवाल जवाब, तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आप अगर चुनाव नहीं लड़ रहे होते तो आपसे कोई सवाल नहीं करता। आप मैदान में, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपसे आपके मन के सवाल पूछे जाएं, ये जरूरी नहीं है। तो सवाल पूछे जाएंगे, तो आप कितने काम होकर के रिप्लाई करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ठीक है, अगर कोई बदतमीजी सवाल पूछ रहा है तो आप उस तरीके से रिएक्ट करिए। भाई प्रशांत की एक चीज़ मुझे अच्छी ये लगती है कि प्रशांत पब्लिक को कहते हैं कि भाई आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, नेता के बच्चों का भविष्य मत सोचिए। वो तो बन चुका है ना। तो भाई ये तो कितनी बड़ी बात है और अच्छी बात है ना, सामान्य शब्दों में वो आदमी समझा रहा है। तो उसी तरीके से मैं प्रशांत को कहता हूं कि आप बिहार के भविष्य के बारे में सोचिए, मीडिया के भविष्य के बारे में मत सोचिए। बिल्कुल। आप बिहार को, भाई ठीक है, अगर कोई मीडिया का आदमी आकर के आपसे उल्टे सीधे सवाल कर रहा है, कोई बात नहीं, इग्नोर इट। जैसे ही आप खींच दिखाएंगे, वो रील्स बनेंगे, मीम्स बनेंगे, फिर आपके वो जो दूसरे विरोधी, भाई आपके विरोधी तो सब लोग हैं अब, भाई प्रशांत की पार्टी के विरोधी तो वहां सब लोग हैं, तो जितने राजनीतिक दल हैं भाई सबको नुकसान हो रहा है। तो उस पूरे कुनबे को अगर आप डैमेज कर रहे हैं तो वो पूरी ताकत, पूरी फोर्स आपको रोकने के लिए तो लगेगी। तो आपको बहुत पेशेंसली ये काम करना होगा।
अपने आसपास के लोगों को भी वो पेशेंस सिखाना होगा, हम्म, तब जा करके, क्योंकि लड़ाई ये लंबी है और सही उम्र में प्रशांत ने काम शुरू किया है, तो उनके पास हाँ वक्त है अभी। वक्त है, तो हम लोग को शुभकामनाएं दे सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। प्रशांत किशोर के बाद अगर किसी की हम चर्चा विस्तार से करना चाहेंगे तो वो है नीतीश कुमार, और आप ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें उनके बारे में बता चुके हैं, लेकिन आपने एक ज़िक्र किया बीच में कि अगर वोट बैंक कैसे बनाया जाए अपना, इस बारे में अगर किसी का नाम लिया जा सकता है तो वो है नीतीश कुमार। हम चाहते हैं कि थोड़ा डिटेल में बताएं इसको आप। क्या आप प्रियंका जाति देखिए, की बात कर हाँ, रहे थे या नहीं, किस तरह? हाँ हाँ क्योंकि इसीलिए मैंने पूछा हाँ क्योंकि परसेंटेज जो उनकी अपनी जो जाति है कुर्मी वो हाँ, बहुत कम है, आई थिंक बहुत 3 कम के है, आसपास है, हाँ 3%। उसके बावजूद इतने लंबे वक्त तक ऐसे एक राज्य का मुख्यमंत्री बने रहना, और जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ा चेहरा राजनीति में अगर कोई है तो वही है। हाँ। लेकिन एक तो ये कि जो उनकी राजनीति उसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएं, और एक और चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इसके बाद। देखिए प्रियंका, क्या है कि नीतीश कुमार के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि उस आदमी ने ना, मैंने अपनी किताब में भी लिखा था और कई लेखों में भी लिखा कि उस आदमी ने हाशिए पर एक समाज के वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करते हुए एक बड़े वोट बैंक को कैसे क्रिएट किया जाता है भारतीय राजनीति में, उसने दिखाया। जी। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं इस देश में जिनको हिंदुत्व की सीढ़ी मिली। हम्म, भाई बहुतायत है इस देश में हिंदू, तो हिंदुत्व की सीढ़ी मिली। नीतीश कुमार नहीं। को सीढ़ी नहीं मिली। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार सुशासन बाबू या विकास पुरुष के तौर पर अगर देखे गए तो उसके पीछे सिर्फ कहानी नहीं थी, हम्म, सच्चाई थी। अब कैसे सच्चाई थी वो देखिए। नीतीश कुमार ने आधी आबादी जो है बिहार की, जी, उसको टारगेट किया, महिलाओं को। महिलाओं को, लड़कियों को। हम्म, मैं वैसी लड़कियों को जानता हूं, जो कुछ लड़कियों को जो बहुतायत में होंगी, जो इस बार पहली बार वोट दे रही हैं, हम्म, जिनकी मां को पढ़ाई के आखिरी दौर में नीतीश कुमार ने मदद करनी शुरू की। भाई 2005 में अगर लड़कियों के लिए पॉलिसीज आई, स्कूल के बच्चियों के लिए, कॉलेज के बच्चियों के लिए, तो जो कॉलेज में थी उस समय बच्ची, अब वो मां बन गई और उसकी बेटी इस बार पहली बार वोटर है। तो agree, 2 जनरेशन हो गया प्रियंका, हम्म, ठीक है। बिल्कुल। अब उसकी मां को पैसे मिले, अब उसके बच्चों को पढ़ाई के पैसे मिले, पोशाक मिला, साइकिल मिला, उसके खाते में पैसे आए। भाई ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपये मिलते हैं लड़कियों को। कुछ बड़ी कुछ बात है, बड़ी बात है। बड़ी बात है ना। कोई एक क्वालिफाई करने पे, हमको लगता है कि शायद बीपीएससी का पीटी निकालने पे 50,000 रुपये मिलता है, मेंस निकालने पे पैसा और बढ़ जाता है, कुछ इस तरीके का है। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, लेकिन मैं देखता हूँ मेरे गांव में बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो रिश्ते में मेरी बहन लगेगी या भतीजी लगेगी या इस तरीके की लड़कियां हैं, वो सबको मैं देखता हूँ, वो सब इतनी खुश होती हैं। भाई सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक भी है थोड़ा बहुत, अगर उसको मतलब एक इनाम के तौर पे कुछ पैसे मिल रहे हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीतीश कुमार ने आधी आबादी को वोट बैंक बनाया। तो महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो क्रिएट करना नीतीश कुमार ने सिखाया जी, और वो अक्रॉस द कास्ट है। वही Right. वोट, वो ऐसा नहीं है कि कोयरी कुर्मी में रह गया या दलितों में रह गया। हाँ, उन्होंने क्या किया, भाई दलित की राजनीति बिहार में होती थी, रामविलास पासवान करते थे। अब रामविलास पासवान के उस वोट बैंक में सेध कैसे मारे, तो उन्होंने महादलित बनाया। पिछड़ा था तो अति पिछड़ा बनाया। ये राजनीति करने का उनका एक तरीका था। तो उसमें से कुछ परसेंटेज लिए और महिलाओं के वोट, ये वोट परसेंटेज ऐसा है जो नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट है। अगर उनको पिछले चुनाव में 40-42 सीटें आई हैं तो उनके कास्ट की वजह से नहीं आई है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके कास्ट के दम पे तो मिल ही नहीं सकती थी। नहीं मिल सकती ना, तो उनके कास्ट की वजह से नहीं आई है, वो महिलाओं के वोट की वजह से आई है। तो इस बार भी जो वो परफॉर्म करेंगे, इस बार देखिए, इस चुनाव में, चुनाव से पहले नीतीश कुमार लगभग हाशिए पर दिख रहे थे मुझे जी, कि इस बार बुरे हालात होंगे। प्रशांत अभी भी दावा करते हैं कि 25 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी। मैं थोड़ा डिफर करता हूं यहाँ। पहले शायद मैं प्रशांत की बात मान लेता, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सीटों का बंटवारा किया है, जिस तरीके से कैंडिडेट उन्होंने चुने हैं,
जो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने की है और जो ये वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट रहेगा, ये नीतीश कुमार को इस चुनाव में बेटर परफॉर्मर के तौर पे स्थापित करेगा। ओके। मुझे ये लगता है, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि नीतीश कुमार एकदम सत्ता से तुरंत बाहर होने वाले हैं इस चुनाव में, क्योंकि परिस्थितियां बदली हैं। जो वोट बैंक प्रशांत की तरफ जाता हुआ दिख रहा था, उसमें से एक बड़ा तबका नीतीश कुमार के पास रुक गया है। देखिए, यूथ में बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं। राइट। जो बच्चे यूथ हैं वो बेशक प्रशांत किशोर की तरफ, वो उसके 80% प्रशांत के साथ है। लेकिन जो बेटियों का तो- बच्चियां यूथ हैं उसके 90 से 95% नीतीश कुमार के साथ हैं। हाँ, प्रशांत का वोट बैंक महिलाओं में बढ़ा है, इसलिए कि जिनको ये लगा है कि पलायन का जो मुद्दा है ना, ये प्रशांत को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। जब वो ये पिछले छठ के समय कहते हैं कि मैं अगले छठ में मैं वापस नहीं जाने दूंगा उनको, जो जाना नहीं चाहते, हम ऐसी सरकार बना देंगे, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो वो महिलाएं जिनके पति बाहर काम करते हैं जी, वो प्रशांत के फेवर में गई हैं। लेकिन जो बच्चियां जिनको पैसे मिल रहे हैं, जो औरतें जिनके खाते में पैसे आ रहे हैं, जिनको विकास दिख रहा है, शराबबंदी के इम्पैक्ट्स बहुत खराब हैं। मैं शराबबंदी को बिल्कुल फेल्योर मानता हूं, लेकिन एक चीज उसमें अच्छी हुई कि सड़क पर ड्रामा बंद हो गए। किस तरह से फेलियर मानते हैं? इसलिए कि शराब घर घर में मिल रही है ना भाई, डोर टू डोर शराब मिल रही, महंगी मिल रही। भाई पहले 500 रुपये कमाता था, 100 रुपये की शराब पीता था, अब वो 500 रुपये कमाता है, 300 की शराब पीता है, क्योंकि शराब महंगी हो गई। हाँ, शराब का जो इम्पैक्ट है, एक बड़ा इम्पैक्ट है सोशल इम्पैक्ट, कि सड़क पे ड्रामे नहीं हो रहे, शादी ब्याह में नागिन डांस नहीं हो रहा, और घर में महिलाओं पर उस तरीके का अत्याचार नहीं हो रहा जो शराब पी करके होता था। अब पीता है, आगे सो जाता डर भी है, है थोड़ा। डर भी है कि पुलिस उठा के ले जाएगी। हालांकि वो डर भी धीरे धीरे कम हुआ है, फिर बढ़ गया है, वो घटनाएं बढ़ गई हैं। लेकिन शुरुआत में भाई लगभग 9 साल तो पूरे हो गए, 10 साल होने को हैं, तो शराबबंदी का ये एक इम्पैक्ट है। लेकिन ये सारे इम्पैक्ट्स महिलाओं को अट्रैक्ट करते हैं, तो नीतीश कुमार के वोट बैंक ये सारे लोग हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को मात देना फिलहाल बहुत आसान नहीं। उनकी सेहत को लेकर जो बार बार चर्चा होती है, बीमार हैं वो। जी बिल्कुल, तो वैसे में भी आपको लगता है कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को फिर से निभाने के लायक होंगे? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अब उनको नहीं रहना चाहिए जी, क्योंकि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभाने की स्थिति में नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार बीमार हैं, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जी, मैं बार बार इसलिए बात कहता हूँ कि कुछ चीज़ें छुपी रहनी चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनका इलाज चल रहा है, जी, तो इसलिए मैं बहुत खुल के नहीं बताता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जितनी देर स्वस्थ चेतना में रहते हैं, उनसे बढ़िया बिहार की राजनीति में उनसे ज़्यादा बेहतर राजनीति समझने वाला और काम करने वाला व्यक्ति नहीं है अभी। क्योंकि जब वो ठीक है ना, जी, तो वो बिल्कुल सही बात करेंगे, सही चीज़ समझेंगे, एकदम रास्ते पर चीज़ों को रखेंगे और बहुत शिद्दत से। चूँकि ठीक है भाई, आप 5 काम कर रहे हैं, योजनाएं फेल हो जाती भाई। आज की तारीख में चाहे केंद्र की सरकार से मिलके हो, आज की तारीख में बिहार में गांव-गांव में सड़क है, आज की तारीख में बिहार में गांव-गांव में बिजली है, जी, पानी है, ये चीज़ें तो हुई हैं, इसका तो श्रेय देना होगा। मैं कहता हूँ चूँकि ये बहुत बुनियादी चीज़ है, इसलिए नीतीश कुमार मेरी नज़र में फेल इसलिए हैं प्रियंका कि ये बहुत बुनियादी चीज़ है ये। लेकिन सर फाइट तो बुनियादी की ही थी ना। हाँ, तो शुरुआत में तो फाइट वही, हाँ, तो अब हो गया ना जी, अब उसके आगे ये तो 10 साल पहले हो गया, 5 साल पहले हो गया, तो अब होना चाहिए था। अब वहाँ पे आपको IT हब बनाना चाहिए, अब आपको वहाँ पर फैक्ट्रीज लगानी चाहिए, अब आपको वहाँ विकास के अलग अलग रास्ते दिखाने चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो विकास के अलग अलग पैरामीटर्स हैं ना। उन जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी थी उनको खुलवाने चाहिए, या जो फैक्ट्रियां वहाँ से चली गई उनको वापस लाने के प्रयास करने चाहिए। खेती पर काम होना चाहिए, कोसी में बाढ़ हर साल आती है, उस पर काम होना चाहिए। सूखे से फसल खराब होती है, उस पर काम होना चाहिए। तो किसानों के लिए काम, पलायन के लिए काम, शिक्षा बिल्कुल व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, उस पर काम होना चाहिए। वह शिक्षा व्यवस्था
मैंने सुना एक दिन कहीं प्रशांत कह रहे थे कि शिक्षा व्यवस्था बिहार की पहले भी कभी अच्छी नहीं थी। मैं वहाँ भी डिफर करता हूँ प्रशांत से। हालांकि प्रशांत सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं, हम लोग सब लोग बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। तो बिहार के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था वाकई 90 से पहले बहुत शानदार थी। जब सम्मिलित बिहार था तो नेतरहाट जैसा स्कूल, सैनिक स्कूल तिलैया जैसा स्कूल, हजारीबाग की लड़कियों के जैसा स्कूल, बेतिया का KR स्कूल, हर जिले में जिला स्कूल, ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी कि जहाँ के शिक्षक एक स्टैंडर्ड माने जाते थे। वो नहीं है। तो शिक्षा व्यवस्था कभी भी बिहार की खराब नहीं रही। बिहार की शिक्षा व्यवस्था 90 के बाद धीरे धीरे खराब हुई और नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा खराब की। शिक्षा मित्र के तौर पर उन्होंने जितनी बहालियां की वो बिहार के लिए शिक्षा शत्रु हो गए। वो नुकसान हुआ। जब तक उनको समझ में आता चीजों को ठीक करते तब तक तो भाई बुनियादी प्राथमिक शिक्षा जो प्राइमरी शिक्षा आप खराब कर देंगे तो बुनियाद खराब हो गई ना। अब उसको ठीक करने की जरूरत है। तो मेरा ये कहना है कि नीतीश कुमार फेल कहाँ है कि जो बुनियादी जरूरतें थीं, भाई रोटी कपड़ा और मकान से ऊपर चला गया, सड़क बिजली पानी पे आ गया, वो तो पूरी हो गई जी। अब उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस तीनों चीज में सरकार फेल है। जो दूसरे राज्य फेल नहीं है उस तरीके से। भाई अगर पूरे देश की परिस्थिति देखें तो भाई हम पैरामीटर देखेंगे ना। तो मैं इसलिए कहता हूं प्रियंका कि जब 90s में ग्लोबलाइजेशन का दौर आया और 93, 94 में जब आंध्र को चंद्रबाबू नायडू मिले, हमारे पास लालू यादव थे। हमारे 91 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो 91 में आंध्र की GDP और बिहार की GDP में 0.5 से भी कम का डिफरेंस था। आज देखिए डिफरेंस कितना है। तो ये निर्भर करता है एक शासक पे कि भाई जो सत्ता चला रहा है, जिसकी विजन कैसे हैं। फिर उसको ठीक है कि 15 साल लालू जी ने बहुत खराब किया, आपको भी 20 साल मिल गया। अब आपको उस पर महल खड़ा करना चाहिए था लेकिन आप नहीं कर पाए, तो फेल्योर आपका भी है। भाई इसी वजह से प्रशांत का उद्भव हो रहा है ना। राइट। तो ये कहानी है जी। ये बताएं सर कि NDA ने ये तो माना है कि नीतीश बड़ा चेहरा है, लेकिन कभी भी मुख्यमंत्री के तौर पे उनका नाम नहीं लिया। ठीक है, अब इसकी भी वजह यही थी कि नीतीश का जो स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, वो इसका मेजर रीज़न है या फिर कुछ और समीकरण है इसके पीछे? नहीं, कोई समीकरण नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, स्वास्थ्य बड़ा कारण है। और नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति अभी तो इसलिए नहीं हो सकती कि अब जब वो बिल्कुल बीमार हो जाएं, सत्ता से बाहर हो जाएं, उसके बाद कोई नया व्यक्ति आ जाए या कोई नई जगह कोई ले ले, भविष्य की बात हम नहीं जानते। मौजूदा दौर में नीतीश कुमार को इग्नोर करना किसी के लिए भी फायदे का सौदा नहीं है। जब वो NDA में हैं तो NDA के लिए हैं, अगर वो उधर होते तो उधर के लिए होते, उधर होते तो उनको इग्नोर करना फिर उधर के लिए भी मुश्किल होता। इसलिए महागठबंधन में जब थे तो वो महागठबंधन के सबसे ताकतवर व्यक्ति थे, अब इधर हैं तो सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। लेकिन नाम नहीं लेना बीजेपी के लिए स्ट्रैटेजी यही है कि वो बीमार है, मेरी समझ जो कहती है। इसलिए चुनाव के बाद, हाँ, चाहे वो अमित शाह हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, ये दोनों तो कहते हैं कि हम उनकी लीडरशिप में लड़ रहे हैं। हाँ, लीडरशिप में लड़ रहे हैं। हाँ, ये तो लेकिन लीडर बनाएंगे कि नहीं, इसकी बात वो नहीं करते। एक दो बार बयान इस तरह के दिए ही हैं कि बहुत चुनाव पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि निर्भर करता है। हाँ, और उस तरह की बात तो भाई तो इनडायरेक्टली है। अब क्या है कि बीजेपी के साथ तो हम देखिए ना, हम सारे राज्यों में देखे हैं, बीजेपी कहाँ घोषित करती है चेहरा। भाई दिल्ली में नहीं किया, हरियाणा में नहीं किया, कहाँ कहीं भी, महाराष्ट्र में। वहाँ पे थोड़ी सिचुएशन इसलिए अलग है कि एक तो खुद जैसे आप बता रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं कि नीतीश अपने आप में घोषित चेहरा है। हाँ, आप नहीं भी कहेंगे अपने मुंह से तो भी। एक दूसरा अगर आप जो दूसरे विपक्षी दलों की बात करें, महागठबंधन की बात करें, तो वहां भी तो आपने देखा कि शुरुआत में कांग्रेस ने नानुकुर ही की और मतलब बोला गया। जबकि अगर आप देखते हैं तेजस्वी लगातार बोलते रहे कि हम प्रधानमंत्री के तौर पे राहुल का चेहरा हमारे सामने है और उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जब राहुल से सवाल किया गया तो वो चुप्पी मार गए। देखिए, चुप्पी इसलिए मार गए प्रियंका कि राहुल और तेजस्वी की तुलना हम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जो नहीं, बट अगर हम बिहार की बात करें और जिस हम लोग खासकर उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी बात करें तो ऑप्शन क्या था? नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि राहुल जैसे बहुत सारे बुद्धिजीवी या बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि बिहार में तेजस्वी और केंद्र में राहुल, ये गठबंधन के चेहरे के तौर पे होने चाहिए। ठीक है, वो दिखता है।
राहुल इसलिए उसको स्वीकार नहीं करते कि राहुल के मन में कभी ना कभी तो आती होगी बात ना कि हमको बिहार में कांग्रेस को रिवाइव करना है। अच्छा, जिस अध्यादेश को उन्होंने फाड़ा था, जो पूरी कहानी है भाई, उन्हीं के नियम कायदे कानून की वजह से लालू की ये दुर्गति हुई। तो परिस्थितियां तो बहुत फेवरेबल नहीं, भाई मजबूरी के उनके भी टाइप्स हैं। बिल्कुल। और इस बार कृष्णा अल्लावरू को तो मैं साधुवाद दूंगा कि उस व्यक्ति ने कम से कम कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश की बिहार में, और बहुत शिद्दत से कोशिश की। अभी कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है बिहार में जी। 60-62 कुछ सीटों पर लड़ रही है। 19 सीटें आएंगी, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो पिछली बार आई थी। 10-12 सीटें इस बार आएंगी। अकेले भी कांग्रेस लड़ती है ना, उसको 10-12 सीटें आ जाती। तो कांग्रेस का रिवाइवल होता, उसके वोट परसेंटेज बढ़ते, तो वो चीजें बदलती, लेकिन वो रिस्क उन्होंने नहीं लिया। अब बात आती है कि चेहरे के तौर पर, तो बीजेपी कभी भी अपना चेहरा घोषित करने से कतराती है। अघोषित चेहरा के तौर पर नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार क्यों की लीडरशिप में क्यों हो रहा है कि अगर पिछली बार की तरह 40 सीट पर नीतीश कुमार आए तो बीजेपी ही अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन नीतीश कुमार अगर बेटर परफॉर्म कर गए, 55, 60, 62 पे पहुंच गए, तो फिर नीतीश कुमार ही बनेंगे, चाहे कुछ ही दिन के लिए बने। आप समझ रही हैं? बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए नीतीश कुमार को ये कह देना सीधा कि हम बनाएंगे ही, और या कह देना कि हम नहीं बनाएंगे, ये नहीं हो सकता। भाई महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया, भाई शिंदे चल रहा था, शिंदे मुख्यमंत्री थे। लेकिन जब चुनाव जीत के आए तो उन्होंने शिंदे को कहा कि भैया अब आप साइड, क्योंकि सीटें उनको कम आई, उन्होंने कहा अब आप साइड हो जाओ। तो जो डिप्टी सीएम था वो सीएम बना, जो सीएम था वो डिप्टी सीएम बना, फिर बदल वहां हो गया। बिहार में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तो बनेंगे नहीं। नीतीश कुमार को कोई और बेहतर जगह दे करके उनको आगे किया जाएगा जब भी उनकी राजनीतिक पारी दूसरी शुरू होगी। तो तेजस्वी के खेमे में क्या है कि तेजस्वी के कैलिबर का या उनके पैरामीटर्स जो उनके हैं बिहार में, वह यूथ है, तेजस्वी, उम्र का बहुत असर है, और कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, और दूसरी जो गठबंधन की पार्टियां हैं उसके पास वो ताकत नहीं है। तो वहाँ तो अघोषित चेहरा वही होंगे। वे लालू यादव सत्ता में है नहीं, और तेजस्वी तेज प्रताप में लड़ाई हो रही थी तो वो तो बाहर हो गए। तेज प्रताप तो चेहरा हो नहीं सकते थे, तो इसलिए तेजस्वी तो वहाँ घोषित है ही। भाई महागठबंधन की सरकार बनेगी तो, अच्छा डिप्टी सीएम भी रहे हैं, तो महागठबंधन की सरकार अगर बनती है जब भी, तो तेजस्वी ही बनेंगे। तेजस्वी का क्या है कि हम लोग अगर देखें उनकी अपनी अलग राजनीति, तो भाई तेजस्वी आज की तारीख में बिहार में महागठबंधन की तरफ से सबसे बेहतर चेहरा है। तो वहाँ तो कन्फ्यूजन था ही नहीं। इनको कन्फ्यूजन इसलिए नहीं है एनडीए को, क्योंकि एनडीए को मालूम है कि हमको चुनाव के परिणाम के बाद तय करना है। हो सकता है कि बीजेपी अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करे तो कोई अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति सीएम के तौर पे उभर के आ जाए बीजेपी के लिए। तेजस्वी के साथ कांग्रेस ने जो, अच्छा कांग्रेस का चल रहा था पूरा, जो भी सीटों को लेकर के, या जो भी खींचतान उनकी, वो खींचतान इसलिए कि कांग्रेस के जो व्यक्ति वहाँ प्रभारी गए, कृष्णा अल्लावरू, वो चाहते थे कांग्रेस को रिवाइव करना। लेकिन जो लोग वहाँ कांग्रेस के इतने सालों से लोग हैं, बड़े नेता जिन्होंने कांग्रेस को डुबोया है, जो आरजेडी के इशारों पे काम करते हैं, नाम लेना उचित नहीं है लेकिन सब लोग जानते हैं कि सब लोग कांग्रेस में रहते हुए आरजेडी के लिए काम करते हैं। जो सारे फैसले लालू यादव कांग्रेस के लेते हैं, वो लालू यादव जिन्होंने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया कि आज तक वो सत्ता में नहीं आ पाई, वहाँ पर उन सारे लोगों ने मिल करके कि कृष्णा अल्लावरू को ही गलत साबित करने के सारे प्रयास किए, और साबित करने की कोशिश की, और इनको एक तरीके से साइडलाइन किया गया कि भाई आप फ्रेम से बाहर हो जाइए। तो ये परिस्थिति इसलिए बनी क्योंकि केंद्र में जो नेतृत्व है कांग्रेस का, वो कंफ्यूज रहती है, और इसका असर बिहार के चुनाव में लंबे समय में परिणाम में दिखेगा। तो बिखराव दिखता है महागठबंधन की तरफ। तो अगर कमोबेश ये कहें प्रियंका कि मतलब कड़े शब्दों में कहें तो इस बार के चुनाव में भी तेजस्वी की ट्रेन छूट गई। अब वो कितने मिनट से छूटी है वो तो परिणाम बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि छूट गई। तो
और मैं चूंकि चुनाव अभी हुआ नहीं है तो मैं बहुत पहले ही कह रहा हूँ, जितना मैं आकलन कर पा रहा हूँ, जितना मैं समझ पा रहा हूँ ग्राउंड रियलिटीज़ को, जितनी मेरी अपनी समझ बनी है, अब कुछ ऐसा बदलाव हो जाए, कुछ ऐसी गलतियाँ बीजेपी और बाकी लोग कर दें तो अलग बात है, जी। लेकिन वो गड़बड़ हो चुका है। और इस गड़बड़ियों के बीच में एक और व्यक्ति का नुकसान हुआ है व्यक्तिगत तौर पर, जिसमें संभावनाएं थीं, और वो व्यक्ति हैं चिराग पासवान। तो उनका भी व्यक्तिगत नुकसान थोड़े बहुत लालच की वजह से हुआ है। जी। देखिए, एक फिल्म आई थी प्रकाश झा की राजनीति में एक डायलॉग है कि राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते, जिंदा रखे जाते हैं कि समय आने पर वो बोल सके। तो राजनीति में किसी को ये कहना कि ओवरराइट है या ख़त्म है, ये ठीक नहीं है। कभी भी किसी का समय पलटता है और वो कुछ चीज़ें, घटनाएं ऐसी घटती हैं कि वो सत्ता में अचानक से लोग हावी हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो मैं चिराग को बिल्कुल वो नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन चर्चा में भी उस तरह से नहीं है। हाँ, जैसे कि चिराग उन्हीं के की लिए क्या मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी। हो सकता है कि परफॉर्मेंस बीजेपी और एनडीए की वजह से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाए। भाई लोकसभा में तो अच्छा ही रहता है उनका परफॉर्मेंस। हाँ, बिल्कुल। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए और कल को हनुमान इतना दिन से कर रहे हैं तो मोदी जी कहें कि भाई तुम ही बन जाओ, दलित चेहरा हो। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो लड़ाई वो जिस तरीके से लड़ रहे थे, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे थे, उस तरीके से वो थोड़े से साइडलाइन हो गए। तेजस्वी के पास उम्र है, चिराग के पास उम्र है, प्रशांत के पास उम्र है। भाई भविष्य में तो यही लीडर्स हैं। भविष्य के तो यही है, लेकिन जो आपने बताया उससे इस चुनाव की अगर हम बात करें तो उससे तो क्लियर कट, मुझे संकेत भी नहीं कहना चाहिए, क्लियर कट चीज़ें नज़र आ रही हैं जो आप बता रहे हैं कि कहीं आई थिंक तेजस्वी के लिए आपने कहा कि ट्रेन छूट गई, प्रशांत किशोर का हमने देख ही लिया, कोई गलत फैसला अभी की मौजूदा परिस्थिति में जो है उसमें गलत कर चुके हैं। तो दिख रही हैं चीज़ें कि किस तरफ जा रही हैं। लेकिन इसमें एक और नाम उभर के आता है, वो है मुकेश सैनी का, जो कि अपनी राजनीतिक समझ कह लीजिए, पकड़ कह लीजिए, उसकी वजह से वो होता है या नहीं होता है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन वो अपने आप को उप मुख्यमंत्री के तौर पे घोषित करवा चुके हैं। उनकी राजनीति को आप कैसे देखते हैं? उनके लिए बहुत सफल हैं वो, अपने लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के बीच के लिए बहुत बड़ा कदम है। और उनके लिए ये कहा जाना चाहिए कि वो जो चाह रहे थे वो वहाँ तक वो सफल हो चुके हैं जी। क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को, आरजेडी को की बाह मरोड़ कर अपने आप को घोषित करवा लिया। एग्जैक्टली, है ना? यही देखिए, सही शब्द है आपने हाँ, जो बोला, मैं तो बोलते हुए कतरा रही नहीं मैं करवा लिया ना, इसलिए करवा लिया प्रियंका की ये देखिए, लालू यादव ने भी अपने आप को घोषित करवाया था मुख्यमंत्री 1990 में। वो मुख्यमंत्री चुने तो गए नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतिहास दोहराया जाता है ना, तो दोहराया गया। अब उनके बेटे के बाह मरोड़ करके मुकेश सैनी ने अपने आप को घोषित करवा लिया। हालांकि एक बार मुकेश सैनी को उन्होंने बाहर कर दिया था तेजस्वी ने, बीच में एक तरीके से कह दिया था कि भाई हो सकता है कि आप अलग होना चाहते हैं तो आप अलग हो जाइए। लेकिन ये सूचनाएं आई जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर लगी थी, उस दिन भी कांग्रेस और तेजस्वी के लोगों को होटल से बुलाने में मुकेश सैनी को पसीने छूट गए। लेकिन इसी शर्त पे आए कि भैया आप मेरा नाम, और गए थे अशोक गहलोत, उन्होंने नाम की घोषणा की। वहां तक तो ठीक है कि अपने आप को घोषित करवा लिया, लेकिन वो घोषित करा लेना और उस घोषित होने के बाद अपनी राजनीति को एस्टैब्लिश कर लेना, इसमें फर्क है। आपने घोषित करा लिया, लेकिन चूंकि आपने टिकटों में इतनी हेरफेर की है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहना ठीक नहीं है, लेकिन उम्मीदवारों को लेकर के भाई टिकटों की जो कालाबाजारी है उसमें आप गिने जाते हैं, तो वहां तो मुश्किल होगी, वहां तो गलत लोग आएंगे। और ये जो छोटी पार्टियां हैं ना, बड़ी पार्टियां क्या करती हैं, आपको सीट तो दे दिया, उन सीटों पर अपने कैंडिडेट दे देती है। आप समझ रहे हैं जी। भाई, एलजेपी को बीजेपी ने कहा कि यहां से सीट तुम ले लो। चलिए मैं उदाहरण के तौर पे अपना ही विधानसभा बताता हूं, सुगौली विधानसभा जी। सुगौली विधानसभा में ना बीजेपी लड़ रही है ना आरजेडी लड़ रही। सुगौली विधानसभा, मैं शुरू से कहता था कि सुगौली विधानसभा एलजेपी को जाएगा बीजेपी गठबंधन में, और मुकेश सहनी वीआईपी को जाएगा आरजेडी गठबंधन में। मैं आज नहीं, मेरे पुराने पॉडकास्ट लोग देखें तो ढूंढ के निकाला, मैं शुरू से कह रहा था। क्यों कह रहा था? क्योंकि पिछले चुनाव में भी बीजेपी नहीं लड़ी थी, बीजेपी की तरफ से मुकेश सहनी लड़े थे, तो
उनकी दावेदारी थी, दूसरे नंबर पे थे। और आरजेडी इस बार इसलिए छोड़ना चाहती थी अपनी सीट को क्योंकि आरजेडी के खिलाफ वहां एंटी इनकम्बेंसी इस बार रहता, चूंकि उनके विधायक ने कोई काम नहीं किया था। ठीक, अब इस बार दोनों लोगों ने अपने अपने सहयोगी दल को सीट दे दी, लेकिन दोनों दलों ने, बीजेपी ने एलजेपी के टिकट पर अपने एक एमएलसी को पहुंचा दिया। और जब ये पॉडकास्ट चल रहा होगा, पब्लिक को जाके पूछना चाहिए कि अभी उन्होंने क्या बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, जो नेता वहां लड़ रहे हैं। तो वो वहां पर वो बबलू गुप्ता, उनका निकनेम है, पता नहीं कुछ और नाम भी है शायद, हम सब लोग बबलू गुप्ता के नाम से ही जानते हैं। तो वो लड़ रहे हैं एलजेपी के टिकट पर, लेकिन वो बीजेपी से एमएलसी रहे हैं, बीजेपी के मतलब नेता हैं वो स्थानीय, वो आ गए एलजेपी पर। जो आरजेडी का विधायक रहा व्यक्ति, वो वीआईपी के टिकट पे आ गया, हालांकि उनका नामांकन रद्द हो गया। तो अब वहां पर जनसुराज से लड़ाई है। लेकिन ये मैं कह रहा था कि अब क्या है कि छोटी पार्टियों के साथ बड़ी पार्टियां इस तरीके के खेल करती हैं, वहां क्या स्मार्ट मूव होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है जी। आप सीट तो मांग रहे हैं 15, वो 15 में से 5 तो उन्हीं के लोग हैं, आपके लोग ही नहीं है वो, तो 10 ही लेके लड़ लेते यार, अपने लोग तो खड़ा कर लेते। और फिर उसमें से पैसों का बोलबाला चल गया तो ये कहानी बदल जाती है। तो फिर लंबे रन के लिए चीजें ठीक नहीं है। और बिहार के युवाओं को भी सोचना चाहिए कि हमारा नेता कैसा हो। अगर आप ये नहीं सोचेंगे तो फिर मुश्किल है जी। आपने जिक्र किया था बीच में कि पिछले साल छठ के मौके पर बहुत बड़े लेवल पे बिहार में जगह जगह पोस्टर लगाए गए थे कि अगली छठ तक 1 साल बाद ऐसा हो कि आपको वापस प्रवासियों के लिए लगाया गया था कि यहाँ से लौटना ना पड़े, बिहार में कुछ ऐसा तब्दीली हो। तो आप खुद प्रवासी हैं और बहुत लंबा टाइम आप लंदन में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बिहार को छोड़े हुए काफ़ी लंबा वक्त हो गया। मैं खुद बिहारी बहू हूँ और काफ़ी करीबी से चीज़ों को देखती हूँ, समझती हूँ। क्या लगा आपको कि पिछले 1 साल में ऐसा कुछ तब्दीली हुई क्या वहाँ पर, जो कि लोगों वापस बिहार छोड़ के ना आना पड़े कहीं और? प्रयास हुई नहीं है। किस तरह के प्रयास ये हुए कि प्रशांत ने ये नैरेटिव सेट किया। पलायन का मुद्दा, देखिए इस बार का चुनाव भले ही जातिवाद पर के आंकड़ों पर, उनके टिकटों के बंटवारे पर जातिवाद हावी रहा, सब कुछ हुआ, बावजूद इसके धर्म के मुद्दे पर नहीं लड़ा जा रहा बिहार में, सिर्फ जाति पर नहीं लड़ा जा रहा। मुद्दे जो हैं वो केंद्र में पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मुद्दे हैं एटलीस्ट हैं। तो यही एक प्रयास तो अब क्यों है, प्रशांत अगर बहुत बड़े फोर्स के तौर पे नहीं भी आ रहे तो प्रशांत ने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की वो फोर्स के तौर पे आ गया। आज हर नेता को पलायन पे बात करनी है, आप इग्नोर नहीं कर सकते पलायन। आज हर नेता को बेरोजगारी पर बात करनी है। आज हर पार्टी का नेता ये कहेगा कि हम बिहार में विकास करेंगे, हम बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे, हम जो लोग पलायन कर गए उनको वापस लाएंगे। हुआ अभी कुछ नहीं है, कुछ फैक्ट्रियां लगी थोड़े बहुत पिछले 5-6 सालों में, कुछ चीनी मिल शुरू हुए, कुछ फैक्ट्रियां लगी, कुछ इंडियन ऑयल की, कुछ रिफाइनरीज, कुछ इस तरीके के छोटे मोटे कुटीर उद्योग भी हर जगह थोड़े बहुत लगे। जो परिस्थिति चाहिए वो नहीं हुई, लेकिन छोटे मोटे शुरुआत हुई, छोटी मोटी, और बातचीत, चर्चा लगातार इस पर हो रही है। ये एक पॉजिटिव साइन है। अब ये परिणाम पर डिपेंड करेगा, इसका परिणाम किधर लेके जाएगा। इसका परिणाम क्या अपराधी जीत कर आएंगे, वे अपराधी चुनाव तो लड़ रहे हैं हर पार्टियों से, अपराधी क्या जीत कर आएंगे और वो अपने परिस्थितियों की तरफ ले जाएंगे, या अपराधियों को बिहार के लोग बिल्कुल नकार देंगे और विकास की बात, शिक्षा की बात, समृद्धि की बात करेंगे। तो ये परिणाम पर डिपेंड करेगा। तो फिलहाल ये है कि प्रवासियों के लिए कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन एक बहस तो छिड़ी है कि भाई हाँ कि हम वापस आ सकें, काम कर सकें। ये बड़ी ज़रूरत की चीज़ है ना कि हम वहाँ काम कर सकें, ये माहौल बनना बहुत ज़रूरी है। अभी तो वही नहीं हो रहा है जी, कि हम वहाँ जा कर के काम कर सकें, ये माहौल नहीं बन रहा है। कहने को आप कह सकते हैं, लोग कहेंगे कि अरे आप प्रयास करिए हम साथ देंगे, नहीं होता है।
बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमारा आपका सबका जो बाहर आ गया, उसके जीवन शैली, उसकी परिस्थिति, उसके विकास, उसके सोचने का तरीका, उसके काम करने का तरीका सब बदल गया है। तो वो उस स्टैंडर्ड को अगर अप्लाई करता है तो उसको वो बदलाव चाहिए। तो बात हो रही है, यही एक पॉजिटिव साइन है, बाकी हुआ तो अभी जमीन पे कुछ नहीं है। जी। बीजेपी की अगर हम बात करें तो मैथिली ठाकुर जैसे लोग को जब वो टिकट देते हैं और लोग कह रहे हैं कि वो प्रवासी है, उनको यहाँ पे टिकट नहीं देना चाहिए था, तो क्या वजह रही कि बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को चुना? गलती की बीजेपी ने, स्ट्रेट एक लाइन में कि ये मिस्टेक है बीजेपी का। देखिए, प्रवासी बहुत सारे लोग हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं जी। तो हर किसी को राजनीति में नहीं आना चाहिए। और जैसे मैं एग्जांपल दूं, UIDAI का चेयरमैन, आधार जो है ना, आधार के जो चेयरमैन हैं नीलकंठ मिश्रा, वो चंपारण के हैं, हमारे गांव के बगल के हैं, है ना, IITian हैं। वो अभी जो चेयरमैन हैं उनके नीलकंठ मिश्रा हैं। तो नीलकंठ मिश्रा आधार के चेयरमैन हैं, तो नीलकंठ मिश्रा को ले आकर विधानसभा लड़ा देंगे आप? नीलकंठ मिश्रा लड़ जाएंगे? ये ठीक है क्या? नहीं, ऑफ कोर्स ये नहीं ठीक है भाई। सबकी अपनी अपनी भूमिका है। जो सामाजिक क्षेत्र में जाना चाहता है, अगर नीलकंठ वहां चुनाव लड़ना चाहते हैं तो फिर वहां नीलकंठ को जाकर के काम करना होगा। तो मैथिली अगर वहां चुनाव लड़ना चाह रही थी या लड़ाया जाना था तो 1 साल से कम मैथिली को वहां भेजना चाहिए था, वहां काम करना चाहिए था। भाई मैथिली एक गायिका है, अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छा गाती है। मैं उसके परिवार और उसके सब पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि भाई अच्छी गायिका तो है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। हो सकता है कि उसकी तरह बहुत गायिका होगी, लेकिन वो भी अच्छी है, अच्छा गाती है, पूरे देश में उसका नाम है, लोकगीत गाती है। भाई उसके परिवार ने अपना काम तो अच्छा ही कर रही है, अपना काम अच्छा कर रही है, तो उससे अगर दूसरा काम अच्छा कराना है, उसकी ट्रेनिंग देंगे ना आप। पैराशूट बना करके आप उसको ले आए, आपने वहां पे खड़ा कर दिया। अब वो अपने उस गांव में या अपने पड़ोस के किसी गांव में कार्यक्रम के लिए अभी 6 महीने पहले उन्होंने पैसा मांगा होगा। बिल्कुल, काफी सोशल मीडिया पे काफी चर्चा में भाई आई बात। उसका प्रोफेशन है। भाई वो पैसा नहीं मांगेगी तो क्या करेगी वो? जब वो संघर्ष कर रही थी तो आपने मदद की थी, नहीं की ना। तो जब वो सक्षम हुई है तो पैसा मांग रही है। हाँ, ये हो सकता है कि उसको आप कह सकते हैं कि भाई बहन बेटी तुम हमारी तरफ की हो, कम पैसा ले लो, यही बात हो सकती है ना। अपने प्रोफेशन में है वो पैसा मांगी होगी, आपकी शर्तों पे तैयार नहीं हुई होगी, अब उसको चुनाव लड़ने आना पड़ गया, अब वो फ्री में गाएगी। तो 2 गलती हुई इसमें, एक तो बीजेपी से कि बीजेपी ने गलत तरीके से कैंडिडेट वहां ड्रॉप किया, और दूसरा उसके परिवार से जिसने उसके करियर को खराब करने का शुरुआत कर दिया। अभी उसकी उम्र नहीं थी, आप उसको थोड़ा परिपक्व होने देते, और अगर आपको यही चुनाव लड़ाना था तो आप 2 साल पहले उसको जमीन पे उतारते, उससे काम कराते, उसको क्षेत्र में घुमाते। आप समझ रहे हैं? तो वो वैसे, जैसे मैं एग्जांपल दूं, RJD की एक लीडर हैं, लोकसभा चुनाव लड़ी थी शिवहर से, जो लवली आनंद से हार गई, बहुत कम वोटों से हारी। पहले वो वहाँ मुखिया रही, रितु जायसवाल, आपने सुना होगा जी। तो रितु जायसवाल भाई एक अलाइड ऑफिसर की पत्नी है। वो यहाँ से दिल्ली छोड़ करके अपने परिवार को गांव गई, आज से 15 साल पहले, जा करके मुखिया का चुनाव लड़ा, बहुत एक ग्रामीण इलाके में, और लोग कहते थे कि यहाँ मुखिया का चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है। वो गई और यूं मतलब 6 महीने मेहनत की उसने, वो जीत गई। फिर वो धीरे धीरे आगे आई, JDU में गई, फिर RJD में गई, पहले विधानसभा लड़ी हारी, फिर लोकसभा लड़ी हारी, इस बार फिर विधानसभा लड़ना था, RJD ने उनका टिकट काट दिया कि भाई 2 चुनाव हार चुकी हैं, अब इनको टिकट नहीं दें। क्यों भाई? वो सालों भर क्षेत्र में रहती है, विजन है उसका, वो काम करती है, मुखिया रही है, सफल इतनी सफल कि उसको देश में अवार्ड्स मिले हैं, दुनिया में अवार्ड्स मिले हैं। तो जीत हार सिर्फ इसलिए, जीत हार का पैमाना आपने सेट कर लिया तो आपने उसको काट के, अच्छा जिसको टिकट दिया या तो आप उससे बेहतर लोगों को देते। मैं RJD की बात कह रहा हूं। नतीजा क्या हुआ? RJD ने टिकट काट दिया, वो निर्दलीय लड़ रही है। अब फायदा किसका होगा? अगर वो नहीं जीत पाई निर्दलीय, अगर वो RJD वाला वहां से नहीं जीत पाया तो बीजेपी जीतेगी।
तो हर पार्टी इस तरीके की घटनाओं से अपना नुकसान करती है, वो नहीं करना चाहिए। तो सर ये तो काफ़ी लंबी जो है चर्चा इस पे हुई और जो भी संभावित नतीजे हो सकते हैं वो आपने बताए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक मैसेज जो है जनता के लिए वो ज़रूर दें कि अगर वो वाकई बिहार की राजनीति में एक बदलाव चाहते हैं तो उनका जो नेता है वो कैसा होना चाहिए। देखिए, किसी एक नेता के बारे में बात करना बहुत कठिन है, जी लेकिन मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि जो नेता आपके विकास की बात करता हो, जी जो नेता जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करता हो, जो नेता हो सकता है कि अगर हम पर्सन टू पर्सन पॉलिटिक्स करेंगे तो हो सकता है कि इस चुनाव में खिचड़ी सरकार बन जाए, या खिचड़ी मतलब परिणाम आए, सरकार तो बात की बनेगी, परिणाम खिचड़ी आए। जो अगर मेरी बात लोगों तक पहुंचे और लोग उस तरीके से एक्ट करें, तो अगर कैंडिडेट्स पे पॉलिटिक्स होने लगे तो हो सकता है किसी को बहुमत नहीं मिले, लेकिन ये एक बार होगा प्रियंका। जी अगली बार वो रेक्टिफिकेशंस हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि गलत आदमी चाहे जिस भी दल का हो उसको हराओ, बिल्कुल अपराधी जिस भी दल का हो उसको हराओ। वो आपके भविष्य के लिए तो अच्छा नहीं है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है। तो जो व्यक्ति, अच्छा दूसरा, बदलाव होना चाहिए, नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। भाई वो करेगा, नहीं करेगा हटा देना। भाई डेमोक्रेसी तो की ताकत यही है ना, लोकतंत्र की ताकत यही है जी कि आप अपने वोट का इस्तेमाल इस तरीके से करें कि जब चाहें आप सत्ता को हिला सकें, है ना। मैं जो बेहतर काम कर रहा है उसको जीत के आपको जिताइए, उसको पहुंचाइए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मेरी जाति का है, मेरे धर्म का है, या मेरे काम कर देता है, या मेरा व्यक्तिगत मित्र है, बहुत घटिया आदमी है, फिर भी चूँकि संबंध अच्छे हैं तो हम उसको, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वो तो हर जगह सीट पे, केंद्र में कौन व्यक्ति सत्ता पे आएगा, मतलब केंद्र मतलब कि बिहार के केंद्र में सत्ता में आएगा, ये डिपेंड करेगा कि उसकी पार्टी को कितनी सीट्स मिली इस पर। लेकिन हो सके कि आप किसी उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं और उसको इतनी सीटें नहीं मिल रही हैं कि वो सत्ता में आए, लेकिन अगली बार के लिए वो एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो विकल्प तो है, जी आपको तलाशना है, और ये कहना कि बिहार में विकल्प नहीं हो सकता, ये भी बहुत खराब बात है। तो स्पष्ट में किसी का नाम क्या लेना, लेकिन आपके लिए जो बेहतर व्यक्ति है, जो अपराधी नहीं है, जो शिक्षा की बात करता है, विकास की बात करता है, उसको आप जिताइए, उसको वोट दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके और एक गहरी जो समझ है बिहार की राजनीति और उसकी वजह और तब्दीलियों की भी गुंजाइश, उस पर भी बात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सारा वक्त निकाला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रियंका।